हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स एंड एक्साइटेड एंड इग्नाइटेड फॉर टुडेज सेशन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कैपिटल बजटिंग। गाइस, कैपिटल बजटिंग होता क्या है? कैपिटल बजटिंग बेसिकली हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं। हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट्स अच्छी होंगी तभी तो कंपनी की या फर्म की जो है वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। तो बेसिकली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑलवेज अंडरस्टूड एज नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, और वो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, इस चैप्टर में हम लोग सीखते हैं। सो गाइस, लेट अस क्विकली डिस्कस कैपिटल बजटिंग के कॉन्सेप्ट्स। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, पॉकेट बुक का पेज नंबर 72, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग। सो गाइस, कैपिटल बजटिंग में इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर हम लोग बोलें तो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ये बंदा सोच रहा है कि यार मुझे कार खरीदनी है। अब कार में भाई पैसे कहाँ लगाऊं, कौन सी गाड़ी खरीदूं। भाई एक आज की डेट में जो है सीएनजी भी आ रही है, आज की डेट में बैटरी ऑपरेटेड भी आ रही है, आज की डेट में हाइड्रोजन भी आ रही है, पेट्रोल भी आ रही है। तो हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को इवैल्यूएट करते हैं। बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को इवैल्यूएट करना शुरू करने से पहले हम लोग प्रपोजल्स या प्रोजेक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस, कि भी फर्म की एग्जिस्टेंस है। लेट्स से एन एग्जांपल, एक फर्म है जो कि नई नई पैदा हो रही है तो नया प्रोजेक्ट अंडरटेक करेगी, या लेट्स से एक एग्जिस्टिंग कंपनी भी है, वो अभी ऑलरेडी लेट्स से एन एग्जांपल टेलीकॉम बिजनेस में, अब टेलीकॉम बिजनेस के साथ वो रिटेल बिजनेस में आना चाह रही है, तो ये न्यू प्रोजेक्ट या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस में आता है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन लेट्स से एन एग्जांपल अगर एक नई नवेली कंपनी है तो उसका पहला प्रोजेक्ट तो ऑब्वियसली न्यू प्रोजेक्ट है या न्यू इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी है जो कि डाइवर्सिफाई करना चाहती है, दे डू नॉट वांट टू कीप ऑल द एग्स इन द सिंगल बास्केट, तो उस केस में वो अलग अलग बिजनेस का जो है एक्सपोजर लेना चाह रही है, तो उस केस में वो अलग प्रोजेक्ट अलग बिजनेस में टोटली अनरिलेटेड विद द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस कर सकती है। तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस, या उनके लिए भी न्यू प्रोजेक्ट न्यू बिजनेस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बोला, भी टेलीकॉम बिजनेस है, ये लोग जो है रिटेल या सीमेंट बिजनेस में आना चाहते हैं। या टेक एन एग्जांपल एक्विजिशन, टारगेट कंपनी को, कोई और कंपनी को हम लोग अक्वायर करते हैं। अक्वायरर कंपनी जो है वो मेटल बिजनेस में है, ऑयल बिजनेस में है, हमारा टेलीकॉम बिजनेस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अंबानी जी ने भी जो है एज वेल एज अदानी जी ने भी, दोनों ने जो है मीडिया की कंपनीज खरीदी हैं कि चलो यार ये चल रही हैं, ओके चलती रहीं, बट हमारे कंट्रोल में रहेंगी। एज द केस में हमारे पास कंट्रोलिंग स्टेक होगा और हमें एक और इंडस्ट्री का एक्सपोजर हो जाएगा। फिर बारी आती है एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, ये मर्जर्स एंड एक्विजिशन, टारगेट कंपनी की वैल्यूएशन एटसेट्रा, ये सीए फाइनल एएफएम लेवल पे है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद जो है एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। भाई आपकी एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, एग्जिस्टिंग धंधे को बढ़ाना चाहती है, तो उसमें वो नई मशीन लगाती है इसी के लिए, या रिप्लेसमेंट करती है। ऐसा कोई भी सीन कर सकती है कि भाई एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल फर्म्स हैं, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड जो है ग्रोथ हो रही है, तो उस हिसाब से वो चाह रहे हैं कि अपनी प्रोडक्शन सेल्स आउटलेट्स एक्सपैंड करें, साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस इंप्रूव करें, ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज, वो ये चाह रहे हैं। एंड उसके हिसाब से वो इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। रिप्लेसमेंट प्रपोजल ले सकते हैं, परचेज ऑफ न्यू मशीन, मर्जर ऑफ टारगेट कंपनी कर सकते हैं, कंडक्टिंग सिमिलर बिजनेस टू ऐड कैपेसिटी टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। नेक्स्ट फिर बारी आती है गाइस कॉस्ट रिडक्शन प्रपोजल्स। कॉस्ट रिडक्शन प्रपोजल्स में क्या होता है दोस्तों? कॉस्ट रिडक्शन प्रपोजल्स में हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमारी एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, वो चाहती है कि हम रिड्यूस करें अपने प्रेजेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट। भाई हमारे ना खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पुरानी मशीन बहुत ज्यादा खर्चे कर रही है, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना उसको हम लोग रिप्लेस कर दें, मॉडर्नाइज कर दें। हमारा मैनुअल ऑपरेशंस को हम लोग क्यों ना मॉडर्नाइज मैकेनाइज कर दें। क्यों हम लोग अभी तक जो है ह्यूमन पे डिपेंडेंट है, जो कि बीच में ब्रेक्स लेते हैं। लेट्स इंक्लूड मशीन्स एज वेल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा सिनेरियो हो सकता है। तो मैकेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, लोग कहते हैं अपनी कॉस्ट, अगर उन्हें साइज एंड स्केल बड़ा करना है, प्रोडक्शन ज्यादा करनी है और कॉस्ट रिड्यूस करनी है, कस्टमर के लिए वैल्यू ज्यादा क्रिएट करनी है, तो उस हिसाब से मेक और बाय करेंगे। भाई सिंपल सी बात, मेक कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। लेट्स से मुझे कपड़ा बनाना है, उसके लिए धागा चाहिए, धागा या तो मेक कर सकते हो या बाय कर सकते हो। जिसकी कॉस्ट कम पड़ती है, जिसके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज कम है, वो चूज करो। ठीक है जी, विल बी डिस्कसिंग दिस अभी आगे चल के कि भाई इनकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं। अभी तो सिर्फ प्रपोजल की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। फिर ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट साइकिल, रिप्लेसमेंट प्रपोजल, ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट साइकिल जो ये फाइनल लेवल पे है,
रिप्लेसमेंट प्रपोजल के पुराने एसेट को रिप्लेस कर दें नए वाले से, उससे क्या हो सकता है, उससे आपकी कॉस्ट रिडक्शन भी हो सकती है और इवन एक्सपेंशन भी हो सकती है। से फॉर एग्जांपल पुरानी मशीन 10,000 यूनिट्स बनाती थी, नई से भी 10,000 बनाएंगे, लेकिन पुरानी की कॉस्ट 8 लाख होती थी, नए वाले की ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है 5 लाख रुपए होगी, तो 3 लाख रुपए में बच जाएगा। एक तरीका ही है। दूसरा तरीका क्या है, हम एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस कर सकते हैं। एक्सपेंशन कैसे करेंगे गाइस, सोचो हमारी पहले 10,000 यूनिट्स बनती थी, अब नई वाली जो है 12,000 यूनिट्स बनाएगी, और पहले 10,000 यूनिट्स का 8 लाख खर्च होता था, और अब नई वाली 12,000 यूनिट्स का 6 लाख खर्च होगा, 2 लाख रुपए कॉस्ट भी बचेगी और प्रोडक्शन एक्स्ट्रा जो 2,000 यूनिट्स बनेगी वो भी एक्स्ट्रा बिकेगी एज द केस में। देन अदर प्रपोजल्स भी हो सकते हैं, जैसे अब यहां पर क्या है, हम लोग यार सेफ्टी रख रहे हैं, टेक एन एग्जांपल फायर कंट्रोल, फायर को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा लगा रहे हैं, एनवायरमेंटल जो है डैमेज को बचाने के लिए हम लोग एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेशंस के लिए हम लोग जो है कोई जेन सेट लगा रहे हैं, बैकअप लगा रहे हैं एज द केस में भी, कि भैया हमारा स्मूथ ऑपरेशंस चलें एज द केस में भी। नेक्स्ट, कि डिसरप्ट ना हो। देन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, दूसरा एक और तरीके से हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन। इसको कैसे कहते हैं, इनको 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअल में से एक्सक्लूसिव, कहने का मतलब क्या, हमारे पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन है, हमें अल्टीमेटली इन सब में से एक चुनना है। तो हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल को कैसे डिफाइन करते हैं, 2 और मोर प्रपोजल्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन 2 और मोर तब होते हैं जब एक्सेप्टेंस ऑफ वन इंप्लाइज द ऑटोमेटिक रिजेक्शन ऑफ द अदर्स। हमने एक प्रपोजल को एक्सेप्ट किया तो बाकी सारे रिजेक्ट हो गए अदर ऑल्टरनेटिव प्रपोजल। टेक एन एग्जांपल, आपको एक कैमरा खरीदना है, बहुत सारी ऑप्शंस है, उनमें से एक खरीद लिया। फोन खरीदना है, लाख रुपए का फोन है, बहुत सारे में से एक। कार खरीदनी है, बहुत सारे में से एक। शादी करनी है, बहुत सारों में से एक। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स एनी एरिया ऑफ द लाइफ में हो सकते हैं। आपने कपड़े पहनने हैं सुबह, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल है, कौन से वाले, एक ही पहनोगे ना आप, एक जोड़ा पहनोगे जनरली, ठीक है जी। तो व्हाट, आपके पास 3 पेयर ऑफ शूज है, उनमें से म्यूचुअल में से एक्सक्लूसिव आप चुन लेते हो, 1 ये वाला पेयर पहनेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अकॉर्डिंगली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में से म्यूचुअल मींस मोर देन 1 में से एक्सक्लूसिव एक चुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाकी रिजेक्ट हो जाते हैं। हम कहते हैं, टेक एन एग्जांपल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के पर्सपेक्टिव से अगर मैं कहूं, लेट्स से मुझे सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीदनी है, ऑटोमेटिक मशीन खरीदनी है, मुझे कार खरीदनी है, तो क्या मैं लेट्स से एग्जांपल पेट्रोल या सीएनजी या हाइड्रोजन, अभी जैसे भी आती है, और फिर ईवी, कौन सी व्हीकल खरीदूं, एंड देन उसके बाद जो पेट्रोल कार खरीदें या व्हाटएवर जो है दूसरी बैटरी ऑपरेटेड कार खरीदें, तो अगर एक एक्सेप्ट की तो दूसरी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फिर बारी आती है गाइस एक्सेप्ट, रिजेक्ट या इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स। Now, 2 or more proposals are said to be independent proposals when acceptance of one या rejection of one does not affect the acceptance or rejection of other proposals. सारी proposals independent है, जिसका जो आपको वाइबल ले रहा है सारे के सारे चुन लो। तो हम कहते हैं एक्सेप्ट रिजेक्ट में क्या है भैया, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करो, बाकी से कोई ऐसा टेंशन नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या है, म्यूचुअल में से एक्सक्लूसिव चुनना है, मोर देन 1 में से 1 चुनना है, ठीक है जी। और कॉम्प्लीमेंट्री इससे नेक्स्ट या कंटिजेंट डिसीजंस क्या होते हैं, मोर देन 1, या तो सारे इकट्ठे लेने हैं या सारे रिजेक्ट करने हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री या कंटिजेंट डिसीजन कौन से होते हैं, व्हेन द प्रपोजल्स आर डिपेंडेंट। हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे प्रपोजल्स डिपेंडेंट है, लेने हैं तो इकट्ठे लेने हैं। टेक एन एग्जांपल, भैया आपको मैकडॉनल्ड्स खोलना है, ओके मैकडॉनल्ड्स खोलना है, भैया हम आपका सिर्फ वेज खोलना चाहते हैं, सॉरी हमारा वेज नॉन वेज सब कुछ मिलेगा, नहीं जी फिर हमें नहीं चाहिए। बढ़िया, आपको नहीं चाहिए, हमारा तो पूरा को पूरा मिलता है, ऐसा नहीं होता। तो वेज नॉन वेज सब में लेना पड़ेगा। चलो ये मजाक छोड़ते हैं, लेट्स टेक अनदर प्रैक्टिकल वेरी सीरियस एग्जांपल। भाई आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा का शोरूम खोलना एक्सक्लूसिव, खोल लो जी, लेकिन सर्विस स्टेशन भी आपको लगाना पड़ेगा। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल। आपको क्या है, एक के साथ दूसरा लगाना पड़ेगा। आपको एक लेट्स टेक एन एग्जांपल, जमशेदपुर में भैया हमने अपनी फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं, वहां आयरन ओर बहुत है, पहली बार जब शुरू हो रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं यार, वहां पर तो यार गांव जरूर है, लेकिन अब अल्टीमेटली वहां पर हमें स्कूल भी बनाने पड़ेंगे, रोड्स भी बनानी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, सिर्फ और सिर्फ वहां पे फैक्ट्री नहीं लगेगी, वहीं पे स्कूल, वहीं पे हमारे एम्प्लॉइज काम करेंगे, और बड़े से बड़े लेवल के एम्प्लॉइज भी वहां जाएंगे। तो हमें अच्छे स्कूल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छा जो है हेल्थ केयर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा सब कुछ वहां प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री या कंटिजेंट प्रपोजल्स क्या कहते हैं, आर डिपेंडेबल प्रपोजल्स। कहने का मतलब एक्सेप्ट करने हैं तो सारे, रिजेक्ट करने हैं तो सारे। कहने का मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ वन प्रपोजल इंप्लाइज द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स। अगर आपने एक्सक्लूसिव शोरूम लेना है तो आपको शोरूम के साथ साथ आपको उसका सर्विस स्टेशन भी लेना पड़ेगा। एंड रिजेक्शन ऑफ वन प्रपोजल इंप्लाइज द रिजेक्शन ऑफ ऑल द कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स। अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सारे, रिजेक्ट करने हैं तो सारे। इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रपोजल को अगर आपने चूज किया, ठीक है जी, तो सारे के सारे प्रपोजल्स चूज होंगे, एक को रिजेक्ट किया तो सारे के सारे रिजेक्ट होंगे। नेक्स्ट, फिर इसमें एग्जांपल क्या हो गया, एक्सेप्ट
टेक एन एग्जांपल, आप फैक्ट्री रिमोट एरिया में लगा रहे हो तो उसके इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगाना पड़ेगा, रोड्स बनाने पड़ेंगे, हाउसेस फॉर एम्प्लॉइज बनाने पड़ेंगे एंड सो ऑन। फिर मैंने आपको एग्जांपल अभी ऑटोमोबाइल का तो दे ही दिया, भी बजाज का भी एक्सक्लूसिव टू व्हीलर का आपको शोरूम लेना है, ले लो भाई, लेकिन आपको सर्विस स्टेशन भी साथ में लगाना पड़ेगा। लेकिन वंस अगेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या है, म्यूचुअल में से एक्सक्लूसिव, मोर देन वन में से वन। कॉम्प्लीमेंट्री या कंटिजेंट का क्या है, मोर देन वन या तो ऑल या मोर देन वन नन, ऑल और नन। वहां ऑल में से वन, और एक्सेप्ट रिजेक्ट या इंडिपेंडेंट में क्या है, यू एक्सेप्ट वन और रिजेक्ट वन डज नॉट अफेक्ट द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द अदर्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एक्सेप्ट वन रिजेक्ट ऑल, कॉम्प्लीमेंट्री में एक्सेप्ट वन एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट वन रिजेक्ट ऑल। इंडिपेंडेंट में या एक्सेप्ट रिजेक्ट में एक्सेप्ट दिस डज नॉट अफेक्ट द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द अदर्स, सब इंडिपेंडेंट है। तो इसमें क्या है, एक्सेप्ट रिजेक्ट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स है, ये डू नॉट कंपीट विद ईच अदर है। इस केस में आपके इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स में हम लोग कहते हैं एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ वन प्रपोजल डज नॉट अफेक्ट द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अदर प्रपोजल्स। इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, इससे बाकियों की एक्सेप्टेंस रिजेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनो, ए एक्सेप्ट किया, बाकी सारे रिजेक्ट करो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए एक्सेप्ट किया, सारे एक्सेप्ट करो, कॉम्प्लीमेंट्री। ए एक्सेप्ट किया, अब बाकी को अलग से एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसाइड करो यार। तो इट डज नॉट अफेक्ट द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द अदर्स। और आप इसको ऐसे कह सकते हैं, सारे फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट्स जो आपको अच्छे लग रहे हैं वो एक्सेप्ट कर लो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये लिया तो दूसरे मना करो, या ये लिया तो दूसरे भी एक्सेप्ट करो। अब बढ़ते हैं आगे। फिर नेक्स्ट आता है गाइस, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को हम लोग जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई हैं, उनको हम लोग दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक्स या नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, एक हम लोग कहते हैं मॉडर्न या डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। नॉन डीसीएफ टेक्निक्स जो है वो आउटडेटेड हो चुके हैं, पेबैक पीरियड और एआरआर, बट स्टिल आपको पढ़नी है, आपके एग्जाम में आ जाती है नाउ एंड देन। फिर इसके बाद लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, दूसरा इवन पीआई टेक्निक, तीसरा आईआरआर टेक्निक, चौथा डिस्काउंट पेबैक टेक्निक। नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स टेक्निक जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल राशनिंग के लिए मेनली यूज होती है, तो इसीलिए जो है ये कंपैरेटिवली कम यूज होती है। बट स्टिल बाकी टेक्निक्स जो इवन पीआई भी जो है कैपिटल राशनिंग के लिए मेनली ज्यादातर यूज होती है। कैपिटल राशनिंग में स्केर्सिटी ऑफ फंड्स होती है, विल डिस्कस आफ्टर अ व्हाइल। तो वंस अगेन एक एक करके इन टेक्निक्स को जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉन डीसीएफ, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज या ट्रेडिशनल टेक्निक्स। पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड पहली टेक्निक क्या है, नॉन डीसीएफ टेक्निक। अब हम लोग क्या करें, पेबैक पीरियड नाम ही बता रहा है, कितने साल में पेबैक हो जाएगा। मैं आज इस प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए लगा रहा हूं, मुझे 20,000 या 0.2 लाख पर एनम मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साल की लाइफ है। पेबैक कितने साल में हो जाएगा भाई, 5 साल में हो जाएगा। 1 लाख डिवाइड बाय 20,000, आप ऐसे कह सकते हो। अगर एनुअल कैश इनफ्लो सेम है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लोस, ऐसे करके आप पेबैक पीरियड निकाल लोगे। ये 5 इयर्स आ गया इस हिसाब से। नेक्स्ट, फिर बारी आती है पेबैक पीरियड जो है ये आपने निकालना है अगर एनुअल कैश इनफ्लोज सेम है अगेंस्ट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ऑल्टरनेटिवली अगर आपके अनइक्वल कैश इनफ्लोज हैं, अगर आपके कैश इनफ्लोज बराबर नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज निकालोगे और देखोगे वंस अगेन इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एनुअल कैश इनफ्लोज इक्वल अमाउंट है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज। अगर अनइक्वल है, टेक एन एग्जांपल, भाई मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूं 0 पीरियड पे, ओके ये 0 पीरियड पे है, और फर्स्ट ईयर में यार मेरे को 20,000 आएगा, ऑलराइट। सेकंड ईयर में यार मेरे को 30,000 आएगा, ऑलराइट। थर्ड ईयर में यार मेरे को 40,000 आएगा, ऑलराइट। फोर्थ ईयर में यार मेरे को 50,000 आएगा, ऑलराइट। फिफ्थ ईयर में यार मेरे को 35,000 आएगा, ऑलराइट। तो क्या करो, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज देखो, ये तो कैश इनफ्लोज है। कैश इनफ्लोज, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज, पहले साल में 20,000, दूसरे साल में 20 + 30 50,000, फिर 50,000 + 40,000 90,000, यहां 140,000। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार पेबैक पीरियड 1 लाख रुपए या 100,000 जो है इन दोनों के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज निकालेंगे, एड अप कर देंगे नेट एनुअल कैश इनफ्लोज और देखेंगे कितने साल में इनिशियल आउटले के बराबर होगा। कहने का मतलब, अब जैसे यहां 90,000 अगर 3 साल में आ गया है तो पेबैक पीरियड हम लोग क्या कहेंगे, पीबीपी कह देता हूं मैं इसे, पीबीपी 3 इयर्स में नहीं हुआ अभी, प्लस मुझे अभी कितनी शॉर्टफॉल है, 10,000 का शॉर्टफॉल है, 90,000 इज 10,000 लेस, तो 10,000 डिवाइडेड बाय, हमने अब क्या कहना है, हमने कहना है यार इस ईयर में 50,000 आ रहा है तो 50K इज इन 1 ईयर,
एक साल में 50,000 है, तो मुझे बताओ 10,000 कितने पार्ट में, तो ये आपका 3.2 ईयर्स आ गया. दिस इज पे बैक पीरियड. तो वंस अगेन पे बैक पीरियड इज कंप्यूटेड बाय एडिंग अप द एनुअल कैश इनफ्लोस. टोटल कितना इक्वल टू इनिशियल कैश आउटले होगा वो हम लोग निकाल देंगे. फिर इसका डिसीजन क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है. आपने क्या करना है, जितना जल्दी उतना बेटर है. वो जो मेरे पैसे जल्दी वापस कर दे वो ज्यादा अच्छा है. फिर दूसरा क्या है, अगर आपके पास पे बैक पीरियड, क्या लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैनेजमेंट जो अपना एक स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड फिक्स कर सकती है. स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड फिक्स कर सकती है कि ओके मैं ना उन्हीं प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करना है जिनकी की लाइफ प्रोजेक्ट के लाइफ तो जितनी मर्जी हो, मेरे को जिसमें की पे बैक 3 साल से कम हो, 3 साल एंड बिलो हो, तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड फिक्स कर देंगे. टेक एन एग्जांपल 3 इयर्स एंड बिलो हमने फिक्स कर दिया. तो कोई भी 1.5 ईयर एक्सेप्ट, 1 ईयर एक्सेप्ट, 2 एक्सेप्ट, 2.5 एक्सेप्ट, 3 एक्सेप्ट, 3.5 मना कर दो, 4 मना कर दो, 5 मना कर दो, चाहे उसके बाद जो मर्जी कैश फ्लोज आ रहे हो. तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करें, जिसका भी हमारा स्टैंडर्ड या मैक्सिमम पे बैक पीरियड फिक्स बाय द मैनेजमेंट है उसको हमने एक्सेप्ट कर देना है. लेकिन अगर मोर देन वन प्रोजेक्ट्स हैं तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, सारे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स जिनका स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड के अंदर है वो सारे के सारे चुन लो. जिन जिनका 3 साल के अंदर है सारे चुन लो. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अर्लीस्ट वाला जो 3 साल के अंदर है, द प्रोजेक्ट हैविंग अर्लीस्ट पे बैक पीरियड, जिसका की विद इन द मैक्सिमम या स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड फिक्स 3 साल का आपका स्टैंडर्ड के अंदर अंदर में जो अर्लीस्ट है आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में से वो चुन लो. कॉम्प्लीमेंट्री में हम क्या कहते हैं, कंटीजेंट प्रपोजल में हम लोग क्या कहते हैं, यार एक्सेप्ट करना है तो सारे एक्सेप्ट करने हैं, रिजेक्ट करना है तो सारे रिजेक्ट करने हैं. तो कैश आउटफ्लोस कैश इनफ्लोस मर्ज कर दो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के. आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स के सभी के कंबाइन कर दो कैश आउटफ्लोस कैश इनफ्लोस, और फिर उसको स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड से कंपेयर करो इस पे बैक पीरियड को, और आपके कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल सारे के सारे फिर उस हिसाब से आप एक्सेप्ट कर लो. दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स. नेक्स्ट, तो इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स हो गया. अब पेबैक पीरियड टेक्निक के बड़े क्रिटिसिज्म है, यार टाइम वैल्यू मनी इग्नोर कर रहा है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं देख रहे हो यार, तुम क्या कर रहे हो यार, पेबैक पीरियड के बाद क्या आ रहा है तुम वो नहीं देख रहे हो यार, दिस इज वेरी बैड. तो अकॉर्डिंगली दिस टेक्निक इज क्रिटिसाइज्ड ऑन वेरियस ग्राउंड्स, और इस वजह से ये टेक्निक आज की डेट में आउटडेटेड है. ठीक है जी. तो भाई कुछ कमाना नहीं चाहते क्या, सिर्फ पे बैक हो जाए, उसके बाद क्या आ रहा है तुम ये तो देख ही नहीं रहे. अर्लीस्ट वाला देख लो, और टाइम वैल्यू मनी की कोई इज्जत ही नहीं है, मैं नहीं खेल रहा इनके साथ. तो दूसरी फिर आई एआरआर टेक्निक, ये भी जो आज की डेट में आउटडेटेड है. ठीक है जी. अब पे बैक पीरियड का क्रिटिसिज्म हुआ तो नई टेक्निक आई डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. एआरआर का जो है क्रिटिसिज्म हुआ तो नई टेक्निक आई ये पेबैक पीरियड में डिस्काउंट पेबैक पीरियड, एआरआर में नहीं आई आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसने कि इसके सारे क्रिटिसिज्म को कवर कर दिया. पहले एआरआर एज इट इज समझते हैं. एआरआर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कह सकते हैं. कितना एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हो आप इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, कितना प्रॉफिट्स के. अब पॉइंट क्या है, एक तो लोग कहते हैं यार जो हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, इनिशियल कैपिटल एम्प्लॉयड है, फिक्स एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल जितना भी लगा रहे हो उसके अगेंस्ट आपका कितना एवरेज पीएटी कमा रहे हो, ये आप देख सकते हो. आप ये देख सकते हो कि एवरेज पीएटी कितना कमाया आपने, तो एवरेज पीएटी डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसे करके आप इनटू 100 करके निकाल सकते हो. नेक्स्ट, दूसरा गाइस क्या किया जाता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिया जाता है कि यार आप जब न्यूमरेटर एवरेज ले रहे हो, एवरेज पीएटी ले रहे हो, तो डिनोमिनेटर भी एवरेज लो. अब ये एवरेज पीएटी कैसे निकलता है, सम ऑफ पीएटी ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. जैसे पीएटी पहले साल 20,000 आ रहा है, दूसरा पीएटी 30,000 आ रहा है, तीसरे साल पीएटी जो है 25,000 आ रहा है, इन तीनों को सम करो डिवाइड बाय 3 कर दो. इस तरीके से जो आप निकाल सकते हो. और आपका इसी तरीके से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकल सकता है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड या टर्मिनल वैल्यू एक ही बात होती है. फिक्स नेटवर्किंग कैपिटल आपने इनिशियल में कितना डाला, दैट इज ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. फिर क्लोजिंग में आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट टर्मिनल वैल्यू. एंड में आपको फिक्स एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है वो आप जो है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कर लोगे. तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 ऐसे करके आप इसे निकाल लोगे. अब पॉइंट क्या है, पीएटी अगर तो आपको पता है बहुत बढ़िया, नहीं तो अगर आपको कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स दिया हो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना, क्योंकि आपको पता है सीएफईटी कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स कैसे निकलता है, सीएफईटी इज इक्वल टू पीएटी प्लस डेप्रिसिएशन. तो पीएटी इज इक्वल टू सीएफईटी माइनस डेप्रिसिएशन, ऐसे करके निकल सकता है. नाउ एआरआर जो है इसका जो है कैलकुलेट करने का तरीका बड़ा सिंपल है. एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है. इवन एनुअल रेट ऑफ रिटर्न निकाल के भी पहले साल में कितना कमाया, दूसरे साल में कितना कमाया, तीसरे साल में कितना कमाया, चौथे साल में कितना कमाएंगे, इनका सबको करके रेट ऑफ रिटर्न एवरी ईयर करके फिर उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर. एक्चुअली क्या है, एआरआर निकालने के बहुत सारे तरीके आ गए, और ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि आज तक एक तरीका नहीं निकला. यार तुमसे डिसाइड नहीं हो पा रहा कौन सा एआरआर का एक तरीका सही है, और ये बड़ा क्रिटिसिज्म है. दूसरा, टाइम वैल्यू मनी इग्नोर कर रहे हैं जी, और आपको जो है इवन कैश फ्लोज नहीं ले रहे, आप सिर्फ और सिर्फ जो है प्रॉफिट्स ले रहे हो. कैश फ्लोज लेने चाहिए, डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो, फिर इसी तरीके से संक कॉस्ट और अदरवाइज एलोकेटेड कॉस्ट माइनस कर रहे हो. तो अकॉर्डिंगली हम लोग नेक्स्ट क्या कहते हैं गाइस, नेक्स्ट हम लोग कहते हैं एनुअल
सॉरी, अगर मोर देन वन प्रपोजल्स हैं, इससे ज्यादा अगर हमारे को प्रपोजल्स आए तो कैसे करेंगे, और सिंगल प्रपोजल हो तो कैसे करेंगे। देखो भाई, पहले जनरल क्राइटेरिया, तो जनरल रूल तो क्या है, एआरआर जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, हायर द बेटर। स्पेसिफिक रूल क्या है, अगर आपका एआरआर मोर देन इक्वल टू योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कोई ना कोई कंपनी ने अपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रखी होगी, तो उसकी मोर देन और इक्वल टू, मोर देन हो या इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मैनेजमेंट ने कुछ ना कुछ फिक्स किया होगा कि यार इतना तो आना ही चाहिए। अगर उतना या उससे ज्यादा आता है तो आप एक्सेप्ट कर लोगे आपको, लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है तो उस केस में इंडिपेंडेंट सारे के सारे चुन लो, ऑल इंडिपेंडेंट प्रपोजल जिनका मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से मोर देन और इक्वल टू है, वो सारे के सारे ले लो। अच्छा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में क्या करोगे, एक चुनना है, म्यूचुअल में से एक्सक्लूसिव चुनना है, तो जिसका भी हाईएस्ट है एआरआर मोर देन इक्वल टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो चाहिए ही, तो हमने क्या किया, हाईएस्ट एआरआर मोर देन इक्वल टू मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, उसको हम लोगों ने चूज करना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। और फिर लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल को आप कैसे कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स में आप कहते हो यार एक एआरआर निकाला, कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स में एक एआरआर निकालना है, सिंगल एआरआर निकालना है, कंबाइन करना है पीएटी, कंबाइन करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसमें फिर हम लोगों ने जो है इस के हिसाब से एआरआर निकालना है। इफ दैट एआरआर इज मोर देन और इक्वल टू मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, देन ऑल द कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स शुड बी एक्सेप्टेड। वंस अगेन, कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स में हम लोगों ने क्या करना है, सभी पीएटी, सारे के सारे पीएटी कंबाइन करने हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कंबाइन करना है, और उसके हिसाब से एक निकालना है, क्योंकि यार इंडिपेंडेंटली तो आप चुन नहीं सकते, कंटीजेंट प्रपोजल्स है, सारे के सारे इकट्ठे लेने, टेक देम एज अ सिंगल यूनिट, सभी का पीएटी इकट्ठा किया, सभी का एवरेज पीएटी निकाला, सभी का कैपिटल एम्प्लॉयड इकट्ठा किया, एवरेज लेना तो एवरेज लिया, एंड उस हिसाब से हम लोगों ने निकाला एआरआर। एंड इफ दैट एआरआर इज मोर देन इक्वल टू द मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न, एक्सेप्ट ऑल द प्रोजेक्ट्स, अदरवाइज रिजेक्ट ऑल द प्रोजेक्ट्स। फिर बारी आती है प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। अगर देखो भाई, अल्टीमेटली क्या है, डीसीएफ टेक्निक लगाने के लिए हम लोगों को प्रोजेक्ट कैश फ्लोज समझने जरूरी है। अब ये नॉन डीसीएफ टेक्निक्स तो खत्म हो गई, ठीक है जी, बट डीसीएफ टेक्निक निकालने के लिए हम लोगों को प्रोजेक्ट कैश फ्लोज की जरूरत है, और साथ में इवन पेबैक पीरियड भी निकालना है, तो उसके लिए भी आपको कैश फ्लोज चाहिए होते हैं। तो प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, देखो भाई, प्रोजेक्ट के कैश आउटफ्लोज या तो आउटफ्लोज, कैश फ्लोज क्या होंगे, या तो कैश आउटफ्लोज होंगे या कैश इनफ्लोज होंगे। और कैश आउटफ्लोज जो है, एक तो कैपिटल आउटफ्लो हो सकते हैं, वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो हो सकते हैं। कैपिटल आउटफ्लो बोले तो, कैपिटल आउटफ्लो बोले तो मींस आप फिक्स एसेट्स में पैसे लगा रहे हो, आप लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स इनमें लगा रहे हो, या फिर आपके वर्किंग कैपिटल आउटफ्लोज हो सकते हैं, जो आप नेट वर्किंग कैपिटल में पैसा लगा रहे हो, जो लॉन्ग टर्म फंड से वर्किंग कैपिटल में, नेट वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन नेट वर्किंग कैपिटल लगा रहे हो, दैट इज कैश एट बैंक, कैश एंड बैंक, फिर इस तरीके स्टॉक, डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल। और फिर तीसरा होता है रेवेन्यू कैश आउटफ्लोज, कि भाई हम लोग जो है रेवेन्यू एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जैसे मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस प्रीमियम एटसेट्रा। अब प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लोज क्या होते हैं भाई, रेवेन्यू कैश इनफ्लोज और टर्मिनल वैल्यू। रेवेन्यू कैश इनफ्लोज कैसे होंगे भाई, आप प्रोजेक्ट अंडरटेक करोगे, उससे सेल्स होगी, सेविंग इन कॉस्ट होगी या रॉयल्टी आएगी, सेल होगी, सेविंग्स इन कॉस्ट हो सकती है आपकी, कमीशन इनकम आ सकती है, ठीक है जी, यहाँ सेविंग्स इन कॉस्ट भी होना चाहिए, सेविंग्स इन कॉस्ट, कमीशन हो सकती है भैया, एक तो हम माल बेचेंगे, एक दूसरे से किसी से माल लिया उसको बेचेंगे, कमीशन इनकम, सर्विस चार्जेस, फीस एटसेट्रा। फिर उसके बाद रिकवरी करेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से, और फिर रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल एट टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो वंस अगेन आपने सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से रिकवरी करनी है, साथ में आपने रिकवरी करनी है वर्किंग कैपिटल से, वर्किंग कैपिटल की रिकवरी करनी है टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट से। फिर बारी आती है गाइस, आपको जो ये प्रोजेक्ट के कैश आउटफ्लोज निकालने हैं, प्रोजेक्ट के कैश आउटफ्लोज निकालने, वो आप कैसे निकालेंगे, सिंपल दोस्तों, प्रोजेक्ट के कैश आउटफ्लोज ऐसे निकालेंगे, आप कहेंगे इनिशियल कैश आउटफ्लोज। प्रोजेक्ट के कैश आउटफ्लोज किस तरीके से निकालेंगे, प्रोजेक्ट के इनिशियल कैश आउटफ्लोज, उसमें आप क्या कहेंगे, भैया ये अभी हम लोगों ने लिया था, ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स दैट इज कैपिटल आउटफ्लोज एज वेल एज नेट वर्किंग कैपिटल, जितना भी है ये तो आपने कैश आउटफ्लोज में ले लिया, ये हमारा हो गया फिक्स्ड एसेट्स, ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट नेट वर्किंग कैपिटल, ये हमारा प्रोजेक्ट के कैश आउटफ्लो आ गया। फाइनेंस जहां से मर्जी हुआ हो, जो भी है, जितना डेट इक्विटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है, प्रोजेक्ट के कैपिटल आउटफ्लोज, वर्किंग कैपिटल आउटफ्लोज, इनको आप लोगों ने ले लेना है, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इनिशियल कैश आउटफ्लोज हो गए। फिर इसके बाद अगर 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 आपके कैश इनफ्लोज की बात करें, मैं अभी मान के चल रहा हूं इनिशियली है, बाद में होंगे तो वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, बाद में होंगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के वो भी ऐड कर देंगे, अभी देखेंगे, वो भी पॉइंट आएगा बाद में। फिर कैश इनफ्लोज की बात क्या होती है, हम लोग कैश इनफ्लोज में लेते हैं सीएफटी। सीएफटी कैसे निकाला जाता है, इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, जो भी हमारे रेवेन्यू कैश इनफ्लोज है, दैट इज सेल्स, कमीशन, सर्विस चार्जेस या सेविंग कॉस्ट, फीस, कुछ भी जो है, जो भी रेवेन्यू कैश इनफ्लोज है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ये अभी ऑपरेटिंग रेवेन्यू हम लोगों ने ये रेवेन्यू कैश इनफ्लोज में लिख लिया था, इसको ऑपरेटिंग रेवेन्यूज में से आपने माइनस कर देना आपके कैश एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंसेस जो आपने ये निकाले थे, ये मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम एटसेट्रा, ये सारे आपने रेवेन्यू कैश एक्सपेंसेस इसमें से माइनस करने हैं। और फिर उसके बाद जो आपका ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना है, माइंड यू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहां पर इंटरेस्ट नहीं माइनस होगा लॉन्ग टर्म डेट का, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म डेट है तो वो माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट नहीं माइनस होगा, माइंड यू वो फाइनेंस का खर्चा माना जाता है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट जो है उसको हम सेपरेटली अभी हम लोग पढ़ेंगे,
फ्री कैश फ्लोज और इक्विटी। अभी हम लोग निकाल रहे हैं फ्री कैश फ्लोज ऑफ फर्म या ऑपरेटिंग सीएफएटी एंड टर्मिनल वैल्यू। माइंड यू, ये दोनों अलग चीज होते हैं। प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज अलग, इक्विटी के कैश फ्लोज अलग, क्योंकि एनपीवी और आईआरआर, प्रोजेक्ट का एनपीवी अलग निकलता है, इक्विटी का एनपीवी निकलता है अलग। प्रोजेक्ट का आईआरआर अलग निकलता है, इक्विटी का आईआरआर अलग निकलता है। नेक्स्ट, तो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज में ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आपने इसमें माइनस करना है, तो आपका ऑपरेटिंग सीएफबीटी आ जाएगा। इस ऑपरेटिंग सीएफबीटी में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस करना है, ऑपरेटिंग पीबीटी आ जाएगा। इस ऑपरेटिंग पीबीटी में आपने टैक्स निकाल के माइनस कर देना है, ऑपरेटिंग पीएटी आएगा, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देना है, आपका ऑपरेटिंग सीएफएटी आ जाएगा। अब आप चाहो तो नहीं तो सीएफएटी को 1 कह दो और टैक्स लायबिलिटी को जो है 2 कह दो और सीएफएटी कह दो 1 - 2, आपकी मर्जी है, ऐसे भी कर सकते हो। तो उस केस में ये पीएटी और डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं होती, पता दोनों होना चाहिए, बाकी निकालो किसी भी एक तरीके से एग्जाम में जिस तरीके से आपको पसंद आए। फिर उसके बाद जो है टर्मिनल कैश इनफ्लोस, देखो भाई जब प्रोजेक्ट खत्म होगा तो टर्मिनल वैल्यू मिलेगी। एक तो फिक्स्ड एसेट्स की कोई ना कोई टर्मिनल वैल्यू होगी है जी, उसकी सेल प्रोसीड्स, नेट ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट, नेट ऑफ कोई अगर कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल लॉस है उसकी टैक्स सेविंग, वो सारी कंसिडरेशन करने के बाद, और वर्किंग कैपिटल की रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल एंड में रिकवर होगा। अब इनके रिगार्ड में हम लोगों को अजम्पशंस देखने हैं भैया, बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन प्रोजेक्ट कैश फ्लोज निकालते समय बहुत जरूरी है। पहली चीज हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। गाइस डेप्रिसिएशन का क्या कोई रोल है? डेप्रिसिएशन क्या है? कैश आउटफ्लो है? नहीं। कैश इनफ्लो है? नहीं। डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है इवैल्यूएशन में अगर टैक्स नहीं है। डेप्रिसिएशन का सिर्फ एक रोल है कि डेप्रिसिएशन इज अलाउड एज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन अलाउंस होता है, तो डेप्रिसिएशन इज अलाउड एज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन हैज नो रोल टू प्ले अगर टैक्स नहीं है। तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिसमें टैक्स नहीं है, डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है। द ओनली रोल ऑफ डेप्रिसिएशन इज दैट इट सेव्स टैक्स। अच्छा, टैक्स अगर है, अब मैं क्या करूं, मुझे डेप्रिसिएशन कैसे लेना चाहिए? तो अगर कभी सवाल में कोई रेट मेथड ना दिया हो तो एसएलएम लगा देना। एसएलएम मींस ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, इस हिसाब से लगा देना। या तो आप मुझे बता दो डेप्रिसिएशन का क्या रेट है, किस हिसाब से चार्ज करना है। नहीं बताओगे तो मैं एसएलएम पे लगा दूंगा और उसको मान के चलूंगा कि भैया टैक्स पर्पसेस के लिए अलाउड है। दूसरा, फिर अगर किसी सवाल में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट का डेप्रिसिएशन का रेट अलग दिया हुआ है और जो है टैक्स पर्पसेस का अलग दिया हो, तो आपने कौन सा लेना है गाइस? टैक्स पर्पसेस का लेना है। मेरे को अकाउंटिंग का अलग और टैक्स पर्पसेस का अलग डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, मेरे को कौन सा डेप्रिसिएशन लेना है? मुझे ओनली एंड ओनली डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पसेस लेके चलना है। और अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन अगर कुछ ना दिया हो तो ब्लॉक ऑफ असेट कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों ने लेके नहीं चलना है, अनलेस क्वेश्चन में बोला हो कि भाई लेके चलो ब्लॉक ऑफ असेट कॉन्सेप्ट के हिसाब से वैल्यूएशन करो। अगर ब्लॉक ऑफ असेट बोलेगा बॉन्ड भाई बॉस जैसा बोलोगे हम ले लेंगे, नहीं बोल रहे हो ब्लॉक ऑफ असेट मैं नहीं लूंगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे। फिर इसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वंस अगेन डेप्रिसिएशन कोई रोल नहीं है टैक्सेशन में, कोई रोल नहीं है इवैल्यूएशन में अगर टैक्स नहीं है। टैक्स है तो उसका यही रोल है कि भैया डेप्रिसिएशन टैक्स बचाता है, तो आप सीएफडी निकालते समय इसको लो, नहीं तो आपने सीएफबीटी से करना है, टैक्स ही नहीं है। अच्छा, डेप्रिसिएशन अगर रेट मेथड नहीं दिया हुआ एसएलएम ले लो। अगर आपको रेट मेथड दो अलग दिए हुए, अकाउंट्स का अलग टैक्स का अलग, भैया अकाउंट्स वाला भूल जाओ, हम तो सीएफडी निकालने के लिए टैक्स वाला डेप्रिसिएशन लेते हैं। हमारा रोल क्या है? डेप्रिसिएशन का, टैक्स बचाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लॉक ऑफ असेट के बारे में कुछ नहीं पता तो ब्लॉक ऑफ असेट इग्नोर करके चलना। ब्लॉक ऑफ असेट अगर दिया हुआ है तो उसको कैसे कंसिडर करना है वो लास्ट में देखेंगे, आखिर में, बाद में। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या चीज होती है भाई? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द रिसोर्सेज ऑलरेडी ओन्ड और हायर्ड बाय अस। हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज हैं, हमने ऑलरेडी रिसोर्सेज ली हुई हैं, खरीदी हुई हैं या हमने किराए पे ली हुई हैं। टेक एन एग्जांपल, हमने कोई ना रिसर्च ऑलरेडी करा रखी थी, तो रिसर्च के जो पैसे हैं वो तो खर्च हो गए, वो तो संक कॉस्ट है। अभी संक कॉस्ट भी आगे देखोगे कि रिसर्च हमने कर दिया, रिसर्च का हमने मटेरियल खर्च कर दिया, रिसर्च के एम्प्लॉय कॉस्ट खर्च कर दी, रिसर्च के पेपर्स हैं हमारे पास, रिसर्च के कुछ भी वॉट एवर एज द केस में हमारा कुछ आउटकम्स है हमारे पास। अब क्या है, हम उनके रिसर्च के जो इक्विपमेंट है, मटेरियल है, उसको स्क्रैप कर सकते हैं, उससे कुछ मिल सकता है। दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को हाँ करूंगा तो मैं इन रिसर्च की चीजों को अपने पास रखूंगा, नहीं तो मैं इसे स्क्रैप कर दूंगा, कबाड़ में बेच दूंगा। कबाड़ में बेच दूंगा तो जो भी मिलेगा दैट इज टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट को हाँ करता हूं तो मैं रिसर्च पे ऑलरेडी 5 लाख रुपए खर्च कर चुका हूं, वो तो बेकार है। लेकिन लेट्स टेक एन एग्जांपल, रिसर्च इक्विपमेंट, रिसर्च मटेरियल, रिसर्च पेपर्स, सबका जो है मुझे 50,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट को हाँ करता हूं तो मैं 50,000 का नहीं बेचूंगा, मैं इसको आगे यूज करूंगा, इन चीजों को रखूंगा ना अपने पास। लेकिन अगर मैं इसको ना कर देता हूं तो बेच दूंगा। तो दिस इज रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टेक अनदर एग्जांपल, हमने कोई मटेरियल पास में खरीद रखा है, सोचो हमने कोई संतरे खरीद रखे हैं। अब हमारे पास क्या है, हम लोग सोचते हैं जूस बनाए। अच्छा, जूस ना बनाए तो हमें नहीं चाहिए संतरे, बेच देंगे। जैसे एन एग्जांपल, 100 रुपए के संतरे खरीदे थे, वो तो संक कॉस्ट हो गई। वो जब खरीदे थे पास में खरीदे थे, वो तो संक कॉस्ट हो गई। अब अगर इस जूस के लिए बनाने के लिए लगाया, ग्रेट। नहीं बनाने के लिए लगाया तो उसको बेच देंगे। कितने का बिक जाएगा? 95 का। तो दैट स्क्रैप वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज इन पास, जिसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है, देन दिस प्रोजेक्ट, दिस इज रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग।
तो ये जो कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, इनको कंसिडर करना है आपने प्रोजेक्ट कैश फ्लोज निकालते समय। फिर उसके बाद जो संक कॉस्ट या कमिटेड फिक्स कॉस्ट, दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। संक कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट विच हैव बीन इनकर्ड इन पास्ट, वो खर्चे जो कि पास में हो चुके हैं, जैसे रिसर्च कॉस्ट हमने पास में कर दी थी, या मटेरियल कॉस्ट, मशीन जो हमने पास में खरीदी थी, तो ये जो रिसर्च कॉस्ट हमने पास में खर्च की थी, या हमने मटेरियल मशीन पास में खरीदा था, तो वो सारा जो है हमारे लिए संक कॉस्ट होता है, दैट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। कमिटेड फिक्स कॉस्ट जो होती हैं, कमिटेड फिक्स कॉस्ट को वो भी हम लोगों ने पास में खर्च की थी, जो हमारी कमिट की थी। टेक एन एग्जांपल, हमने कोई जगह किराए पे ले रखी है, उस जगह का किराया हम लोग जो है दे रहे हैं 20 लाख रुपए पर annum। अब इस जगह का लेट्स टेक एन एग्जांपल 10% एरिया जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए लगाने वाले हैं। अब इस पे आपने 2 लाख अपोर्शन कर दिया या जैसा भी एलोकेट कर दिया। अब अगर आप इस प्रोजेक्ट को हाँ करते हो तो क्या ये एक्स्ट्रा जाएगा? नहीं, ये तो कमिटेड है। ना करते हो तो क्या 2 लाख किराया कम कर दोगे? नहीं, ये तो कमिटेड है। तो इट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो हम क्या कहते हैं, कमिटेड फिक्स कॉस्ट को ऑलरेडी हम लोग पास में कमिट कर चुके थे, ये कमिट कर चुके थे, एंड दीज विल कंटिन्यू टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर आल्सो, इररिस्पेक्टिव की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द प्रपोजल। ये हो रही थी, हो रही है, होती रहेंगी। जैसे अपोर्शन रेंट ऑफ द स्पेस ऑलरेडी टेकन ऑन रेंट इन पास्ट, भाई मैंने जगह ली हुई है, 20 लाख रुपए किराया जा रहा था, इसका अपोर्शन रेंट मैंने कह दिया, इसका अपोर्शन रेंट कितना है? 2 लाख, दैट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। इसी तरीके से टेक एन एग्जांपल, मैंने कोई बंदा हायर कर रखा है, मैं उस बंदे को कहता हूं यार ये बंदे की तनख्वाह जो है लेट्स टेक एन एग्जांपल 11 लाख रुपए है। अभी ये मेरे 10 प्रोडक्ट्स को मैनेज कर रहा है, तो मैं उसकी तनख्वाह हर एक पे 1.1 लाख अपोर्शन करता हूं, वो सभी में इक्वल टाइम देता है। अब मैं सोच रहा हूँ 11वां प्रोडक्ट भी बना लो, क्या मैं उसकी तनख्वाह बढ़ाऊंगा अगर 11वां प्रोडक्ट बनाऊंगा? तो नहीं। क्या वो ज्यादा काम करेगा घंटे? नहीं। अब वो बस 11 लाख रुपए जो है उसकी तनख्वाह, वो 10 की जगह 11 प्रोडक्ट्स को मैनेज करेगा, तो इस केस में एक प्रोडक्ट पे कितना चला जाएगा गाइस? 1 लाख। एक प्रोडक्ट पे 1 लाख चला जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोगों ने क्या करना है, हमने कहना है कि ये जो अपोर्शन रेंट ऑफ द स्पेस ऑलरेडी टेकन ऑन रेंट एंड अपोर्शन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, दीज आर इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये जो कॉस्ट है ये ऑलरेडी जो है ये पास में हो रहा था, हो रहा है, होता रहेगा। दीज कॉस्ट वर बीइंग इनकर्ड, आर बीइंग इनकर्ड, विल कंटिन्यू टू बी इनकर्ड, सो दे शुड बी इग्नोर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग द कैश फ्लोज। ये एलोकेटेड ओवरहेड जो है इसको, दिस इज अ पार्ट ऑफ अपोर्शन फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। या जैसा भी है कमिटेड फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल ही है कि भी हमने कोई खर्चे हैं मशीन आर बेसिस, लेबर आर बेसिस, एरिया बेसिस, डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन बेसिस, कोई और डिपार्टमेंट के खर्चे यहाँ पे उनकी फिक्स कॉस्ट जो है यहाँ पर चार्ज करते हैं, एलोकेट करते हैं। तो दीज एलोकेटेड कॉस्ट इस प्रपोजल की वजह से नहीं हो रहे, ये पहले ही हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। तो दीज शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज कैश फ्लोज, क्योंकि ये तो खर्चा हो रहा था, हो रहा है, होता रहेगा। मैं इस प्रोजेक्ट को हाँ करूं ना करूं, इससे कोई इनके खर्चा जो है हो रहा था। हाँ, एलोकेशन वो बात ठीक है कि अब जैसे मैंने एरिया ज्यादा ले लिया या लेट्स से एग्जांपल मशीन आवर्स कम हो गए, तो व्हाटएवर मेरा जो है खर्चा एलोकेट कम ज्यादा जरूर हो सकता है, लेकिन वो जो खर्चे हैं उन पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, दे आर अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। तो उस हिसाब से इनकी कॉस्ट जो है, ये वाले ओवरहेड्स, दीज कॉस्ट आर इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। लेकिन अगर मैं इस प्रोजेक्ट को हाँ करते हूँ और इसके करने की वजह से मेरे अगर कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, मैं टेक एन एग्जांपल, मेरे पास ना एक टेक एन एग्जांपल मैनेजर है, मेरे पास एक मैनेजर है, मैं उस मैनेजर को 11 लाख रुपए तनख्वाह दे रहा हूं। अभी वो 10 प्रोडक्ट देख रहा था, अब वो 11 प्रोडक्ट देखेगा, गुड ग्रेट। तो अब लेकिन ना मैंने उसे कहा तू 11वां प्रोडक्ट देख, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दियो इसको, मैं तेरे को 50,000 और दूंगा। तो इस प्रोडक्ट के लिए 50,000 और दूंगा, दिस इज रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो अगर कोई इसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, दैट इज रेलिवेंट। अब टेक एन एग्जांपल, इसका अगेन वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आ जाता है। ये 10% स्पेस, मेरा 20 लाख रुपए का किराया है, 20 लाख रुपए का किराया है, 2 लाख अपोर्शन रेंट, ये इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि ये कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, कल भी होता रहेगा। लेकिन यहां पर इस पे मैं करता था क्या, इस जगह पे मैं अपने एम्प्लॉयज की गाड़ियां, बाइक्स, साइकिल्स खड़ी करवाता था। अब मैं जो है इसको एमसीडी की पार्किंग में करवा रहा हूं, और इस एमसीडी की पार्किंग में करवाने के लिए में मुझे जो है इसके 75,000 रुपए पर annum खर्च करना पड़ रहा है। तो ठीक है, मान लिया ये 2 लाख रुपए जो अपोर्शन रेंट है, इट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, लेकिन इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसकी वजह से मुझे कुछ एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ रहे हैं, मुझे 75,000 रुपए इस स्पेस को यूज करने के लिए में देना पड़ रहा है। तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस स्पेस, द नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी, भैया मैं इसको पार्किंग के लिए यूज कर रहा था, अब इस प्रोजेक्ट के लिए यूज कर लूंगा, तो मेरे को वो पार्किंग का बाहर करवाना पड़ेगा, उसका 75,000 खर्च होगा, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट ओनली, तो दैट इज रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आ जाता है, वो एलोकेटेड में हम कहते हैं, जो एलोकेटेड कॉस्ट कमिटेड कॉस्ट है, वो हो रही थी, हो रही है, होती रहेंगी, इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग है। एक्चुअली क्या है, देखो भाई सिंपल सी बात, आईसीआई ने इसको और इसको अलग से दे दिया, तो मैंने भी अलग से दे दिया। वैसे एलोकेटेड ओवरहेड्स इज नथिंग बट कमिटेड फिक्स कॉस्ट, जो कि हो रही थी, हो रही है, होती रहेंगी। अब बढ़ते हैं आगे।
फिर वर्किंग कैपिटल का मैंने आपको बताया, देखो गाइस आप प्रोजेक्ट अंडरटेक करते हैं तो सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होती, नेट वर्किंग कैपिटल भी लगता है। तो नेट वर्किंग कैपिटल आप जो इनिशियल डालोगे वो आपका आउटफ्लोज में आ जाएगा, और एंड में जो आपको कैश इनफ्लोज में आएगा दैट इज उसे टर्मिनल वैल्यू आएगी, दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो हर एक बिग प्रोजेक्ट में हम लोगों को क्या है, वर्किंग कैपिटल चाहिए हो सकता है भैया, आपको कुछ ना कुछ, कोई स्टॉक, कोई डेटर्स, कोई कैश, कुछ ना कुछ आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। तो आपने जब इवैल्यूएट करना है इस प्रोजेक्ट को, तो इनिशियल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को जो आपने कंसिडर करना है कैश आउटफ्लोज में लेना है, और एंड ऑफ द प्रोजेक्ट पे आपने इसकी रिलीज कैश इनफ्लोज में ले लेनी है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वर्किंग कैपिटल की रिकवरी टर्मिनल वैल्यू कुछ नहीं बताता है, तो आपने मान के चलना है 100% रिकवरी होगी। इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता वर्किंग कैपिटल में भाई, कैश, स्टॉक, कोई डेटर्स, इन पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता। हाँ, हो सकता है रिलीज के टाइम पे कुछ रिड्यूस हो जाए, तो वो मुझे बताएगा कि मैं 10 लाख वर्किंग कैपिटल डाल रहा हूँ, एंड में 9.5 लाख आएगा, बता दे। नहीं बताएगा तो मैं क्या मान के चलूंगा? अगर क्वेश्चन में नहीं बताता है तो मैं उस केस में वर्किंग कैपिटल जो है उसको कंप्लीटली 100% रिकवर मान के चलूंगा। इफ नथिंग हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड तो रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल पूरा मान के चलेंगे, रियलाइज होगा एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, फुल अमाउंट एंड में आ रहा है। अच्छा, ये ध्यान रखना, हो सकता है कि हम लोग जो है ये प्रोजेक्ट अंडरटेक करें, सोचो, इमेजिन करो हम लोग को ये प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रहे हैं और उसकी वजह से हमें एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, इट इज पॉसिबल, तो वो ले लेना एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसे रिप्लेसमेंट मशीन होता है, यार मैं रिप्लेस करूंगा तो 10,000 की जगह 15,000 यूनिट्स बनाऊंगा, तो इसकी वजह से भाई पहले वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं 1 लाख रुपए और लगाना पड़ेगा, 1 लाख और लगाना पड़ेगा, अभी डाल देंगे, एंड में जो है 1 लाख रुपए इंक्रीमेंटल निकाल लेंगे। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि मैं एडिशनल वर्किंग कैपिटल निकालने, वो डालने की जगह कई बार ऐसा भी हो सकता है हमारी रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल भी हो सकती है कि मैंने वर्किंग कैपिटल, भाई मैं इस प्रोजेक्ट में लगाऊंगा 10,000 यूनिट से बना रहा था, 10,000 यूनिट से बनाऊंगा, लेकिन ना यहाँ मेरे को वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। अब जो है मेरे को मटेरियल कम लगेगा, वेस्टेजेस कम होती हैं, तो मेरी वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट जो है पहले 1 लाख रुपए थी, अब 80,000 हो जाएगी, तो 20,000 रिलीज हो जाएगी, तो उसको कैश इनफ्लोज में लेके चल लेना। सिंपल, रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल 0 पीरियड पे कैश इनफ्लोज में लेके चल लेना, ठीक है जी। एंड फिर एज द केस में भी उसको देन लास्ट में, भैया ये लास्ट में आता 5वें साल, 5 साल की लाइफ है, उसको वहां पे ले लेते हैं। तो वो कहता है इस एडजस्टमेंट इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड, अगर कोई चेंज इन वर्किंग कैपिटल है दैट हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। अच्छा, प्रोजेक्ट के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई बीच में कोई और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, यार मैं नया प्रोजेक्ट अंडरटेक करने वाला हूँ, आज तो चलो ठीक है 3 साल तक तो यही मशीन काम कर जाएगी, लेकिन 3 साल बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ ग्रोथ बहुत होगी, सॉलिड होगी, ठा होगी, मजा आएगा, वाओ है जी। तो वाओ ऐसा वाला होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी जो एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो और लगाएंगे, एक और मशीन लगाएंगे, तो उसकी कॉस्ट को आप आउटफ्लोज में ले लेना, उसको डिस्काउंट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना। तो अगर आपको कोई भी एडिशनल, और ऐसा भी हो सकता है यार पुरानी मशीन हो जाएगी 3 साल बाद, इसको मैं ओवरहॉल कराऊंगा, इसके ऊपर इसको डेंटिंग वेंटिंग साठ ठा कंडीशन में लेके आऊंगा, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपको कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए चाहिए हो सकती है, ग्रोथ के लिए चाहिए हो सकती है, इसी को जो है अपकीप करने के लिए आपको जो है ओवरऑल मेजर खर्चा करना हो सकता है, तो वो आपने कैश आउटफ्लोज में लेना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेके पीवीसीओ में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज में ले लोगे। नाउ नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है? इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। हमने क्या करना है, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और फिर कैश आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, तो कैश आउटफ्लोज पीवीसीओ और पीवीसीआई की नेट वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो कैश आउटफ्लो 0 पीरियड पे, कॉस्ट ऑफ असेट वर्किंग कैपिटल, कैश इनफ्लोज एंड ऑफ ईयर एंड पे, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट जो हमें दी हुई है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो डिस्काउंट रेट की तरह हम लोग यूज करके रखेंगे। नाउ डिसीजन रूल क्या है गाइस, हम लोग कहते हैं हायर द एनपीवी द बेटर इट इज, जितना ज्यादा एनपीवी होगा उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा, हायर द एनपीवी द बेटर इट इज। अगर एनपीवी मोर देन इक्वल टू 0 है तो एक्सेप्ट द प्रपोजल, अगर वंस अगेन हायर द एनपीवी, जितना ज्यादा एनपीवी उतना ज्यादा अच्छा, एनपीवी मोर देन इक्वल टू 0 है तो उसको एक्सेप्ट द प्रपोजल। एंड इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स हैं गाइस, अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रपोजल में सारे के सारे इंडिपेंडेंट प्रपोजल, देखो मेरी बात सुनो, एनपीवी 0 है का मतलब समझते हो, आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल रही है। एनपीवी अगर मोर देन 0 है तो बल्ले बल्ले बंगला पाले, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रही है, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इज ऑलवेज इंटरप्रेटेड एज मैक्सिमाइजेशन ऑफ एनपीवी। तो हमने क्या करना है, इंडिपेंडेंट प्रपोजल में सारे के सारे इंडिपेंडेंट प्रपोजल जिनका मोर देन इक्वल टू 0 सारे के सारे चुन लो, ठीक है जी। जो जिसका 0 है वो भी आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रिकवर कर रहा है, तो दैट इज आल्सो गुड। जो उससे ज्यादा दे रहा है दैट इज मोर प्रेफर्ड, लेकिन इंडिपेंडेंट में ऑल आर प्रेफर्ड, एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जिसका हाईएस्ट एनपीवी है, लेकिन यार वाइबल तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट मोर देन इक्वल टू 0 तो होना चाहिए, तो वो प्रपोजल जिसका मोर देन इक्वल टू 0 है और हाईएस्ट है उसको चुन लेना है, यहां पे ऑल को चुन लेना है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या करना है, सिंगल एनपीवी निकालो, अलग अलग एनपीवी निकालने का कोई सेंस नहीं है, सिंगल कंबाइंड एनपीवी निकालो ऑल कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स का, और उसके बाद जो है अगर ये मोर देन इक्वल टू 0 है तो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स आपने एक्सेप्ट कर लेने। वंस अगेन, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो यार आप सेपरेटली एनालाइज ही क्यों करो, आपको एक्सेप्ट ऑल और रिजेक्ट ऑल करना है, तो उस केस में क्या करो, सिंगल कंबाइंड एनपीवी निकालो, और फिर अगर
एक्सेप्ट करने हैं तो ऑल एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करने हैं तो ऑल एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो। तो हम लोग क्या करें, इफ एनपीवी मोर देन इक्वल टू जीरो, ऑल कंबाइंड सभी का, तो ऑल एक्सेप्टेड, अगर लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, रिजेक्ट ऑल दी प्रपोजल्स। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है प्रोजेक्ट एनपीवी वर्सेस इक्विटी एनपीवी। देखो अभी हम लोग जो है, अभी तक मैंने प्रोजेक्ट कैश फ्लोज बताए हैं। देखो ये प्रोजेक्ट एनपीवी में हमारे कैश आउटफ्लोज कौन से हुए, कैपिटल आउटफ्लोज, वर्किंग कैपिटल आउटफ्लोज। इनफ्लोज क्या हुए, प्रोजेक्ट का ऑपरेटिंग सीएफटी और टर्मिनल वैल्यू। लेकिन इक्विटी एनपीवी में इक्विटी की जेब से जो कैश आउटफ्लो जा रहा है सिर्फ वो जाएगा, और इक्विटी की जेब में जो कैश इनफ्लो आ रहा है वो आएगा। कहने का मतलब, मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने प्रोजेक्ट जब कैश फ्लोज की बात करी थी तो मैंने आपको कहा था यार प्रोजेक्ट के कैश आउटफ्लोज, कैपिटल आउटफ्लोज और वर्किंग कैपिटल आउटफ्लोज हैं। टेक एन एग्जांपल, लेट्स से 50 लाख रुपए के कैपिटल आउटफ्लोज हैं, 10 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो है, ये हमने ले लिया 60 लाख रुपए। अब मैं अगर आपको ये बताऊं, सुनो, इस 60 लाख रुपीज को मैं कैसे फाइनेंस कर रहा हूं, डेट और इक्विटी से कर रहा हूं। डेट कितना है भाई, 45 लाख, और इक्विटी कितना है भाई, 15 लाख। अब इन दिस केस अगर मुझे प्रोजेक्ट एनपीवी निकालना है तो मैं 50 और 10 60 लाख आउटफ्लो लूंगा। इक्विटी एनपीवी निकालना है तो मैं कहूंगा सिर्फ इक्विटी की जेब से कितना जा रहा है, 15 लाख, तो इक्विटी की जेब से जो कैश आउटफ्लो जा रहा है वो लूंगा। अच्छा, प्रोजेक्ट एनपीवी निकालूंगा तो ये इसके जो कॉस्ट होती है वो केडी होती है, पोस्ट टैक्स केडी। इसकी जो कॉस्ट होती है वो केई होती है। तो पोस्ट टैक्स केडी और केई को मैं वेटेड एवरेज कर दूंगा, ठीक है जी, इंटू 45/60 इंटू 15/60, और केओ से प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंट करूंगा। यहां पर मैं क्या करूंगा, इन दिस केस इक्विटी एनपीवी में मैं सिर्फ केई के कैश आउटफ्लोज जो भी है, इक्विटी के कैश आउटफ्लोज और केई को डिस्काउंट रेट लेके चलूंगा। अच्छा, कैश इनफ्लोज में भी मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ ऑपरेटिंग सीएफटी लेता हूं, ये मेरे ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, ये जो है ऑपरेटिंग सीएफटी है, दिस इज ऑपरेटिंग सीएफटी एंड टर्मिनल वैल्यू। इसे हम लोग कहते हैं फ्री कैश फ्लोज ऑफ द फर्म। बट ऑन दी अदर हैंड, अब अगर मैं कहूं नहीं भाई साहब, नहीं मेरी बात सुनो, मुझे क्या करना है, मुझे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कैश इनफ्लोज निकालने हैं, तो उसके लिए एफसीएफई, फ्री कैश फ्लोज फॉर इक्विटी, उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज में से कैश एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो एक्सक्लूडिंग डिप्रीशिएशन, एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो। ये माइनस कर दोगे तो आपका सीएफबीटी आ गया, ठीक है। इस सीएफबीटी में से डेप्रीशिएशन माइनस करो, पीबीटी आ गया, ठीक है। पीबीटी में से टैक्स माइनस आ गया, डेप्रीशिएशन ऐड बैक कर दो। ये जो है, ये आपका सीएफएटी जो आया, इस सीएफएटी में ऑलरेडी इंटरेस्ट आपका माइनस हो चुका है डेट का, अब इनकी प्रिंसिपल रीपेमेंट भी माइनस कर दो, इसमें टर्मिनल वैल्यू ऐड करके प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ डेट। भैया 45 लाख कब वापस करोगे, हो सकता है इंस्टॉलमेंट वापस करें, हो सकता है लमसम में वापस करें, तो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट अगर कोई है ऑफ डेट, लॉन्ग टर्म डेट, वो भी माइनस कर दो, तो आपका बचेगा एफ सी एफ ई। वंस अगेन, जो ऑपरेटिंग सीएफटी था वो निकलता है हमारा फ्री कैश फ्लोज फॉर द फर्म। अभी देखो ये रहा हमारी कहानी। हमने क्या कहा, हमने कहा कंसिडर्स पूरे प्रोजेक्ट के कैश आउटफ्लोज, कैपिटल आउटफ्लोज, वर्किंग कैपिटल आउटफ्लोज 60 लाख रुपए, चाहे डेट से 45 लाख था, इक्विटी से जो है 15 लाख था, हमने पूरा 60 लाख रुपए यहां लेना है। यहां पर कैश आउटफ्लोज ओनली फ्रॉम इक्विटी फंड्स, दैट इज 15 लाख रुपए ओनली, यहां सिर्फ 15 लाख सिर्फ इक्विटी की पॉकेट से जो जा रहा है वो लेंगे। अच्छा, यहां ऑपरेटिंग सीएफटी प्लस टर्मिनल वैल्यू लेंगे, इसे हम फ्री कैश फ्लोज ऑफ द फर्म कहते हैं। जो अभी हमने कहा था कि ऑपरेटिंग रेवेन्यूज माइनस ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन सीएफटी, लेस डेप्रिसिएशन पीबीटी, लेस टैक्स पीएटी, एट डेप्रिसिएशन सीएफटी, खत्म। हमने इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट नहीं माइनस किया, हमने कोई प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं माइनस किया। यहां हम लोग कहते हैं फ्री कैश फ्लोज फॉर इक्विटी, एफसीएफई। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑपरेटिंग सीएफटी जैसे निकाला था, हम लोग उसमें इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट नहीं माइनस किया था। आप जो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज माइनस ऑपरेटिंग खर्चे, कैश एक्सपेंसेस, लेस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट माइनस करोगे सीएफबीटी, लेस डेप्रिसिएशन पीबीटी, लेस टैक्स पीएटी, ये रहा आपका। देखो तो एफसीएफई हमारा ये रहा गाइस, ये फ्री कैश फ्लोज फॉर इक्विटी। तो फ्री कैश फ्लोज फॉर इक्विटी देखो गलती से पॉकेट बुक में रह गया, तो ये मैंने बाद में नेक्स्ट एडिशन के लिए बना लिया है। इनिशियल कैश आउटफ्लोज आपने क्या लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लास में, तो जैसे मैं अगर डिटेल जो नॉर्मल क्लास होती है उसमें तो मैं ये लिखवाता ही हूँ, बट यहाँ पर जो है प्लीज आपने अगर लिखना हो पॉकेट बुक में, एक जो है पेस्टेट लगाना हो, आप पोस्टेट लगाना हो, वट एवर फ्लैग लगाना हो, तो इनिशियल कैश आउटफ्लोज, ठीक है जी। तो ये कैश आउटफ्लोज फ्रॉम इक्विटी पॉकेट, ये हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने 15 लाख का एग्जांपल में दिया था, इनिशियल कैश आउटफ्लोज आपके सिर्फ और सिर्फ जो है इसके आ जाएंगे, आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज कह सकते हैं इसे। फ्री कैश फ्लोज फॉर इक्विटी कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग रेवेन्यूज में से आप माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, फिर साथ में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट भी माइनस कर देंगे, आपका सीएफबीटी आ जाएगा, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करके पीबीटी माइनस कर, पीबीटी आ जाएगा, पीबीटी में टैक्स माइनस कर देंगे तो आपका पीएटी आ जाएगा, इस पीएटी में डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे तो सीएफएटी आ जाएगा, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। सीएफएटी को नहीं तो आप 1 - 2 भी कह सकते हो, सीएफएटी को 1, टैक्स लायबिलिटी को 2, सीएफएटी को 1 - 2। इसमें आप टर्मिनल वैल्यू और ऐड कर दोगे
बेसिकली सैल्वेज वैल्यू ऑफ असेट, नेट ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट, ठीक है जी, नेट ऑफ लायबिलिटी, टैक्सिंग ऑन लॉसेस एक्सेट्रा कंसीडर करते हुए, रिकवरी ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल लेते हुए, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ डेट भी जो है अगर कोई है तो ये माइनस करनी है। तो ये देखो ना आपने यहाँ पर क्या किया, व्हाट यू डिड वाज यू रिड्यूस्ड नंबर 1, एक तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, इनका भी वापस कर दिया, दूसरा प्रिंसिपल रीपेमेंट ये भी वापस कर दिया। तो ये वापस करने के बाद आपका फ्री कैश फ्लोस फॉर इक्विटी एज द केस में भी आ जाएगा FCFE। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूं। सो गाइस, फ्री कैश फ्लोस फॉर इक्विटी, कैलकुलेशन ऑफ फ्री कैश फ्लोस फॉर इक्विटी, ये ऐसे ही रहा। 5 सेकेंड रुक रहा हूं। 5 4 3 2 1 गॉन। लेट्स कंटिन्यू गाइस। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पर प्रोजेक्ट एनपीवी निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है यहां पर फाइनेंसिंग कॉस्ट, लॉन्ग टर्म डेट का इंटरेस्ट नहीं माइनस करते, ना प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं, ना प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, ना इक्विटी डिविडेंड माइनस करते हैं। लेकिन फॉर इक्विटी एनपीवी निकालने के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट भी माइनस करते हैं, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी जो है प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करते हैं इक्विटी का FCFE निकालते समय। इवन हम लोग माइनस करते हैं प्रिंसिपल रिपेमेंट्स इफ एनी एज वेल एज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी माइनस करते हैं। यहां डिस्काउंट रेट KO, यहां डिस्काउंट रेट इक्विटी एनपीवी में KE, और प्रोजेक्ट एनपीवी मोर देन इक्वल टू 0 है तो एक्सेप्ट, इक्विटी एनपीवी मोर देन इक्वल टू 0 है तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। IRR क्या है, वो रेट ऑफ रिटर्न, वो डिस्काउंट रेट जिसपे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, PI इज इक्वल टू 1 या NPV इज इक्वल टू 0। वंस अगेन, PVCI इज इक्वल टू PVCO, एक ही बात है, PI इज 1, एक ही बात है, NPV इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, NPV 0 है अगर आपके कैश आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू और कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू बराबर है, मतलब जो भी है, तो उस केस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। डिसीजन रूल क्या है, जनरल रूल है, हायर द बेटर, जितना ज्यादा IRR होता है उतना अच्छा होता है। फिर स्पेसिफिक रूल क्या है, अगर आपका IRR मोर देन और इक्वल टू जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे आप कंपेयर करोगे और फिर उसके हिसाब से एक्सेप्टेंस कर लोगे। जब आप प्रोजेक्ट IRR निकालोगे तो KO से कंपेयर करोगे, जब आप इक्विटी IRR निकालोगे तो उसको KE से कंपेयर करोगे। वैसे जनरली एज ए डिफॉल्ट पैरामीटर हम लोग प्रोजेक्ट NPV और प्रोजेक्ट IRR निकालना पसंद करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए। इक्विटी NPV, इक्विटी IRR तभी निकालेंगे जब वो स्पेसिफिकली मुझसे बोलेगा कि भाई निकाल के दिखा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इन केस अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रपोजल है, सारे इंडिपेंडेंट प्रपोजल, ऑल इंडिपेंडेंट प्रपोजल जिनका IRR मोर देन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सारे के सारे को चूज कर लो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में म्यूचुअल में से एक्सक्लूसिव लेना है तो आपका हाईएस्ट IRR वाला दैट इज मोर देन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चूज कर लो। वंस अगेन, इंडिपेंडेंट में ऑल प्रोजेक्ट जिनका IRR मोर देन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल चुन लो। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में हाईएस्ट IRR वाला चुन लो। कॉम्प्लीमेंट्री में आपने क्या करना है, सिंगल IRR, कॉम्प्लीमेंट्री में आपने सिंगल IRR निकालना है, कैश आउटफ्लोज और कैश इनफ्लोज को मर्ज करके कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स का। और ये IRR अगर मोर देन और इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो उस केस में सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स हमने एक्सेप्ट करने हैं। वंस अगेन, कॉम्प्लीमेंट्री में तो यार सारे एक्सेप्ट करो या सारे रिजेक्ट करो, तो कंबाइन करो कैश आउटफ्लोज कैश इनफ्लोज, एक IRR निकालो, एंड इफ दैट इज मोर देन इक्वल टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और इक्वल टू मोर देन और इक्वल टू, देन यू कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। वंस अगेन, इंडिपेंडेंट एक्सेप्ट ऑल जिनका मोर देन इक्वल टू जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हाईएस्ट जिसका मोर देन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और कॉम्प्लीमेंट्री में कंबाइन करके कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो एक IRR निकालो, एंड इफ दैट इज मोर देन इक्वल टू एक्सेप्ट ऑल कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स। आगे फिर बारी आती है प्रोजेक्ट IRR वर्सेस इक्विटी IRR। यही सेम फंडामेंटल है। कैश आउटफ्लोज वैसे ही निकलते हैं जो आपके प्रोजेक्ट एनपीवी में निकलते हैं। प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म कैश आउटफ्लोज, चाहे वर्किंग कैपिटल आउटफ्लोज हो, चाहे जो मर्जी सोर्स ऑफ फाइनेंस हो, यहां पर कैश आउटफ्लोज सिर्फ इक्विटी फंड से जो जा रहे हैं वो। कैश इनफ्लोज में फ्री कैश फ्लोज फॉर द फर्म दैट इज ऑपरेटिंग CFT एंड टर्मिनल वैल्यू, यहां पे फ्री कैश फ्लोज फॉर इक्विटी दैट इज टू से आपने इंटरेस्ट माइनस कर देना पहले CFT निकालते समय, साथ में फिर प्रिंसिपल रीपेमेंट माइनस कर देनी है। इस तरीके से अगर प्रेफरेंस भी है तो CFT में से प्रेफरेंस रीपेमेंट माइनस करना, फिर नीचे प्रिंसिपल रीपेमेंट भी जो भी है उसकी रिडम्पशन और प्रेफरेंस भी माइनस करनी है। IRR, प्रोजेक्ट IRR अगर मोर देन इक्वल टू KO है तो एक्सेप्ट द प्रपोजल, इक्विटी IRR मोर देन इक्वल टू KE है तो एक्सेप्ट द प्रपोजल। PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को हम लोग जो है डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, हम लोग बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कहते हैं। और इसमें PI कैसे निकलता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सिंपल सी बात है। PI देखो, अगर आपका PI PVCI PVCO बराबर है तो आपका PI 1 होगा। 1 है मींस ओके है, इट इज ओके, यू आर गेटिंग व्हाट यू रिक्वायर, बट मोर देन 1 है, बल्ले बल्ले। तो अकॉर्डिंगली डिसीजन रूल जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, लेकिन आपका प्रोजेक्ट जिसका PI कम से कम 1 होना चाहिए, मोर देन हो तो बहुत अच्छी बात है, इक्वल टू 1 हो तो भी वाइबल है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल रही है। तो मोर देन इक्वल टू 1 को आपने कंसिडर करना है एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है। मोर देन 1 प्रपोजल्स में जिन प्रोजेक्ट, सारे के सारे प्रोजेक्ट जिनका इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स का मोर देन इक्वल टू 1 PI है, सारे के सारे चूज कर लो। फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जिसका भी हाईएस्ट PI है मोर देन इक्वल टू 1 वाला, उसको चूज कर लो। कॉम्प्लीमेंट्री में आपका
सिंगल पीआई कैलकुलेट करोगे। कॉम्प्लीमेंट्री में आपने क्या करना है, सिंगल पीआई कैलकुलेट करना है, आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज लेना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज लेना है, सारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स का, एंड इफ दिस पीआई इज मोर देन और इक्वल टू 1 तो आपने ऑल कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स को एक्सेप्ट कर लेना है। वंस अगेन, इंडिपेंडेंट में सारे प्रोजेक्ट्स जिनका पीआई मोर देन इक्वल टू 1 है सारे अच्छे हैं, जिनका नहीं है वो मना कर देना। सारे पीआई मोर देन इक्वल टू 1 वाले एक्सेप्ट कर लो। म्यूचुअल में से एक्सक्लूसिव करना है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में तो जिसका भी मोर देन इक्वल टू 1 हाईएस्ट है वो चुन लो। कॉम्प्लीमेंट्री में अलग अलग लेना नहीं है तो कंबाइन करो, आउटफ्लोज कंबाइन टू इनफ्लोज, एक कंबाइंड पीआई निकालो, एंड इफ दैट इज मोर देन इक्वल टू 1 एक्सेप्ट ऑल, लेस देन 1 रिजेक्ट ऑल। चलो, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ये नया अवतार है आपका पेबैक पीरियड टेक्निक का। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे नॉन डीसीएफ कैश फ्लो से लेते थे, यहाँ डीसीएफ कैश फ्लो से ले रहे हैं हम लोग। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, कितने साल में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो रिकवर कर लेता है, कितने साल कितने पीरियड में, वो हमारा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड होता है। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालते समय हम क्या करेंगे, हर साल के कैश इनफ्लोज चाहे आपके एंटिसिपेटेड सेम हो, प्रेजेंट वैल्यूज तो अलग अलग होंगी ना, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का क्यूमुलेटिव करो, जैसे हम लोग वो सेकंड केस में नहीं कर रहे थे पेबैक पीरियड में, क्यूमुलेट करो और फिर देखो कितने साल में आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज के बराबर आता है। ठीक है जी। एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, इसमें हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंटिंग करते हैं। डिसीजन रूल, जनरल रूल तो जितना जल्दी होगा उतना अच्छा है। स्पेसिफिक रूल, आपका कोई स्टैंडर्ड या मैक्सिमम डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मैनेजमेंट फिक्स करके रखेगी, वो अगर आपका विद इन है, जैसे 3 साल आपने फिक्स किया तो ऑल प्रोजेक्ट विद इन डिस्काउंट पेबैक पीरियड, जिनका भी 3 साल के अंदर है सारे के सारे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं तो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स में ऑल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स जिनका डिस्काउंट पेबैक पीरियड विद इन द स्टैंडर्ड है उसको आपने चूज कर लेना है विद इन स्टैंडर्ड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या करना है, गाइस, अर्लीस्ट जो है लेकिन विद इन ऑब्वियसली स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, उसको चूज कर लेना है। और फिर कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है गाइस, कॉम्प्लीमेंट्री में आपका सिंगल डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आपने निकालना है, कंबाइन करके कैश आउटफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, और फिर उसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स का आपने कंबाइन करके निकालना है। और वो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, अगर आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जो है स्टैंडर्ड के अंदर है, कंबाइन करके कॉम्प्लीमेंट्री, अलग अलग तो लेना ही नहीं है ना यार, सबको इकट्ठा करो, इकट्ठा करके डिस्काउंट पेबैक पीरियड अगर सबका कंबाइंड उसी के अंदर है तो ऑल कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स शुड बी एक्सेप्टेड। एनपीवीआई क्या होता है, एनपीवी डिवाइड बाय इनिशियल आउटफ्लोज। यहाँ डिसीजन रूल हम लोग जनरल रूल कहते हैं, हायर द बेटर। एनपीवीआई भाई सिंपल सी बात है, जिनका पॉजिटिव है वही लेंगे, एनपीवी पॉजिटिव होगा तो एनपीवीआई पॉजिटिव होगा, जिनका नेगेटिव है उसको रिजेक्ट कर देना। इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स में सारे के सारे जिनका एनपीवीआई पॉजिटिव है वो चूज कर लो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जिनका हाईएस्ट एनपीवीआई पॉजिटिव है उसको चूज कर लो। कॉम्प्लीमेंट्री में आप कंबाइन करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स के, और एनपीवीआई अगर वो पॉजिटिव है तो ऑल कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स को आपने एक्सेप्ट कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। मॉडिफाइड आईआरआर, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एमआईआरआर या टर्मिनल रेट ऑफ रिटर्न, ये हम लोग कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, टर्मिनल रेट ऑफ रिटर्न हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम ये कहते हैं यार सारे कैश आउटफ्लोज अपार्ट फ्रॉम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को छोड़ दो, 0 पीरियड के आउटफ्लोज को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे कैश फ्लोज जो हैं आप टर्मिनल वैल्यू निकालो। कहने का मतलब क्या है, देखो आईआरआर की ना एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, आईआरआर की प्रॉब्लम पहले समझा देता हूं। आईआरआर की एक प्रॉब्लम तो है मल्टीपल आईआरआर, एक प्रॉब्लम है कि वो इवैल्यूएशन में क्या करके चलता है, वो कहता है भाई अज्यूम करता है इंटरमीडिएटरी कैश फ्लोज आईआरआर पे इन्वेस्ट होंगे, एंड दैट क्रिएट्स अ हैवॉक ऑफ अ प्रॉब्लम। तो उसी की वजह से मल्टीपल आईआरआर आते हैं, उसी की वजह से आईआरआर का क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है। वंस अगेन, अगर आपके प्रोजेक्ट के ऐसे कैश आउटफ्लोज हो, लेट्स से शुरुआत में 1000 है, फिर कैश इनफ्लोज 5000 है, फिर 6000 2 साल बाद आपका कैश आउटफ्लो है, इसका अगर आप आईआरआर निकालोगे तो 100% नेगेटिव, 100% पॉजिटिव, और 100% और 200% आईआरआर आ रहा है, मल्टीपल आईआरआर आ रहे हैं। आपके इनिशियल कैश आउटफ्लोज, फिर कैश इनफ्लोज, फिर कैश आउटफ्लोज। तो उस केस में आप क्या करते हैं, इनिशियल कैश आउटफ्लोज, फिर कैश इनफ्लोज, फिर उसके बाद जो सब्सिक्वेंटली फॉलोड बाय मेजर कैश आउटफ्लोज। तो उस केस में आपके मोर देन 1 आईआरआर आ सकते हैं, जैसा इस सवाल में, इस एग्जांपल में -1000 प्लस 5000 माइनस 6000, इसमें 100% और 200% पे अगर डिस्काउंट करोगे तो आपका 0 एनपीवी आएगा। यहाँ ये आईआरआर डिसीजन तो प्रॉब्लम हो रहा है कि यार दो आईआरआर है, कौन सा चूज करें। और लेट्स से आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, आप कहोगे आईआरआर 100% है, 200% है, एक्सेप्ट कर लो, लेकिन हेलो 10% पे निकालोगे तो एनपीवी नेगेटिव आता है। और प्रॉब्लम क्या है कि आप ये अज्यूम करते हो री इन्वेस्टमेंट जो है, आप यही अज्यूम करके चल रहे हो कि 100% और 200% पे री इन्वेस्ट हो रहा है, और यही गड़बड़ है। तो आईआरआर डिसीजन रूल जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वो प्रोजेक्ट चूज करने चाहिए जिनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है आईआरआर से कम है या आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है। इस सिचुएशन में मोर देन 1 आईआरआर है और डिसीजन मेकिंग जो आईआरआर की वजह से मुश्किल हो रहा है, आईआरआर टेक्निक
जो है अनरिलायबल हो गई एनपीवी टेक्निक के मुकाबले, और इसीलिए फिर मॉडिफाइड आईआरआर आया। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ने क्या कहा, भैया आईआरआर में ये प्रॉब्लम है कि री इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरमीडिएट कैश फ्लोस। टेक एन एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट है 5 साल की लाइफ है, जीरो पीरियड पे आप लेट्स टेक एन एग्जांपल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको पहले साल में लेट्स टेक एन एग्जांपल फर्स्ट ईयर में कैश इनफ्लो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कैश इनफ्लोज आने हैं 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख, ऐसे कुछ एंटिसिपेटेड है व्हाटएवर। अब ये जो कैश फ्लोज आने हैं, अब आप समझो यहां पर हम अज्यूम करते हैं, लेट्स से मेरा आईआरआर जितना भी आता है, मैं अज्यूम करता हूं कि आईआरआर पे ये 4 लाख एक साल बाद मिलेगा, उसको आईआरआर पे इन्वेस्ट करेंगे। ये 5 लाख अगले 3 साल के लिए, इस 5 लाख को अगले 2 साल के लिए आईआरआर पे इन्वेस्ट करेंगे, इस 3 लाख को अगले 1 साल के लिए आईआरआर पे इन्वेस्ट करेंगे, जो कि गलत है। हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इन्वेस्ट करो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इन्वेस्ट करो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इन्वेस्ट करो, और एक टर्मिनल वैल्यू निकाल लो कि भाई हम क्या करें, जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, इसको छोड़ के जो भी बाद के कैश फ्लोज हैं उनको टर्मिनल वैल्यू पे लेके जाना है। टेक एन एग्जांपल, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो दिस इंटू 1.10 रेज्ड बाय 3, दिस इंटू 1.10 रेज्ड बाय 2, दिस इंटू 1.10 रेज्ड बाय 1, ये आपने इनमें साथ में 8 लाख ऐड कर देना है। तो अब आपके पास क्या हो गया, अब इस दिस रिजल्ट आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया, सिंगल स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज रह गए। आज 6 लाख डालेंगे, एंड में जितने भी कैश इनफ्लोज आएंगे, तो आपके टर्मिनल एंड में कैश इनफ्लोज कितने आएंगे, तो आपने वो डिस्काउंट रेट जो इक्वेट करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, जो भी आपके टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आएंगे, इसको इससे इक्वेट करता है, वो हम लोग जो है जीरो ईयर दैट इज 6 लाख से, वो हमारा मॉडिफाइड आईआरआर या टर्मिनल रेट ऑफ रिटर्न भी इसको कहते हैं, टीआरआर या MIRR। तो आप देख सकते हैं कैश फ्लोज पहले साल के 1 प्लस जो भी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो जैसे अगर 4 साल की लाइफ है तो पहले साल का ऑलरेडी है N-1, फिर ये N-2 2 इयर्स वाले कैश फ्लोज एंड सो ऑन, ऐसे करके जो आपने इनको MIRR से डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो है री इन्वेस्टमेंट कर करके एक टर्मिनल कैश फ्लोज निकाले, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। वो रेट ऑफ रिटर्न हमारा क्या है, वो रेट ऑफ रिटर्न हमारा है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या टर्मिनल रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट फिर बारी आती है गाइस, अगर एक से ज्यादा प्रपोजल्स हैं हमारे सामने और अनइक्वल लाइव्स के हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स हैं, अनइक्वल लाइव्स के हैं, तो उस केस में टेक एन एग्जांपल, यार मेरे पास ना, मैं सोच रहा हूं एक कार खरीदूं 3 साल चलेगी, या एक कार खरीदूं 6 साल चलेगी। अब यार 3 साल चलेगी, ये सस्ती कार है, ये महंगी कार है। अब ये 3 साल बाद थियोरेटिकली, एक तो लोग क्या कहते हैं कि 3 साल के लिए ये कार ले लेते हैं, 3 साल बाद एक और कार ले लेंगे सेम फंडामेंटल पे, चलो अब 6 साल की लाइफ इसकी हो गई, 6 साल की लाइफ इसकी हो गई, चलो कंपेयर कर लो, इस हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। तो इसको कहते हैं हम रिप्लेसमेंट चेन मेथड। अनइक्वल लाइफ में हम लोग रिप्लेसमेंट चेन मेथड, कॉमन लाइफ मेथड से क्या कर सकते हैं, एक की लाइफ 3 इयर्स है, एक की लाइफ 6 इयर्स है, आप क्या कहो, आपको भैया पहले वाले को जो है 6 साल चलाएंगे, दूसरे वाले को 3 साल, फिर 3 साल के लिए एक और खरीद लेंगे, इक्वलाइज देयर लाइव्स कर लो, सेकंड की अपॉर्चुनिटी 3 साल के लिए और ले लो, उस हिसाब से क्या है एनपीवी निकाल लो, आउटफ्लो इनफ्लो दोनों दिए हुए तो एनपीवी निकाल लो, 6 साल के, आउटफ्लोज दिए हुए तो पीवीसीओ निकाल लो, जिसका पीवीसीओ कम है वो चूज कर लो, या जिसका हायर एनपीवी है वो चूज कर लो, सिंपल सी बात है। चूज द प्रपोजल हैविंग हायर एनपीवी या चूज द प्रपोजल हैविंग लोअर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। फिर बारी आती है इक्वलाइज्ड एनुअल क्राइटेरिया। गाइस इक्वलाइज्ड एनुअल क्राइटेरिया में हम लोगों ने क्या करना है, इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज हम लोगों ने निकालने हैं, EAPVCO। कैसे निकालते हैं, पीवीसीओ डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एनुअलिटी फैक्टर ऑफ ईयर्स ऑफ बेनिफिट, पीवीसीओ अपॉन पीवीएफ ऑफ ईयर्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एनुअलिटी फैक्टर ऑफ बेनिफिट्स। इस हिसाब से ये सेकंड टेक्निक, दिस इज प्रेफर्ड। ये रिप्लेसमेंट चेन मेथड इज वेरी कम्बरसम। ये तो अभी मैंने 3 साल और 6 साल बोला था, अगर सोचो एक होता 9 साल और एक 11 साल, तो 9 साल की 11 मशीनें खरीदोगे, 11 साल की 9 मशीनें खरीदोगे, जिंदगी बीत जाएगी डिस्काउंटिंग करते करते, बेवकूफी है। तो इसीलिए इक्विवेलेंट एनुअल क्राइटेरिया है। अगर आपको सिर्फ कैश आउटफ्लोज दिए हैं, ओनली कैश आउटफ्लोज अननोन, तो उस केस में आप क्या करोगे, पीवीसीओ डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एनुअलिटी फैक्टर ऑफ ईयर्स ऑफ बेनिफिट। जैसे इसके 3 साल का बेनिफिट है, इसका पीवीसीओ निकालो, 3 साल के पीवीएफ से डिवाइड करो, उसका 6 साल का पीवीसीओ निकालो, इसके एएफ ऑफ 6 साल के बेनिफिट से डिस्काउंट करो, जिसका लोअर ईएपीवीसीओ है वो चूज कर लो, जिसका भी ये ईएपीवीसीओ होता क्या, साल के एंड पे हर साल के कैश फ्लोज, जिसका आउटफ्लोज कम है वो चूज कर लो। इस तरीके से इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी निकाल सकते हो। अगर आउटफ्लो इनफ्लो दोनों दिए हो, इफ ओनली आउटफ्लो दिए हुए तो आप EAPVCO निकालोगे, अगर आउटफ्लो एंड इनफ्लोज दोनों दिए हुए हैं तो उसके इसमें इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी निकालोगे, एनपीवी डिवाइड बाय क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू एनुअलिटी फैक्टर ऑफ ईयर्स ऑफ बेनिफिट, उसका जिसका भी हाईएस्ट है वो चूज करना है, EANPV जिसका भी हाईएस्ट है वो आपने चूज करना है। और अकॉर्डिंगली वंस अगेन ये है क्या, EANPV हर साल के एंड पे आपको इतना बेनिफिट होगा, तो जो ज्यादा दे यहाँ 3 साल के पीवीएफ से डिवाइड कर देंगे एनपीवी, यहाँ 3 साल का एनपीवी निकालो, 6 साल का एनपीवी निकालो, जिसका हाईएस्ट EANPV है वो चूज कर लो, सिंपल सी बात। अब बढ़ते हैं आगे।
फिर प्रोजेक्ट्स विद सिनर्जीज, अगर आपके पास प्रोजेक्ट है एक से ज्यादा और उनमें सिनर्जीज है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट्स जिनमें सिनर्जीज है तो जिसका भी आपने कॉम्बिनेशन बना के देखने हैं कि भैया किस में हाईएस्ट ओवरऑल, किस कॉम्बिनेशन में हाईएस्ट ओवरऑल एनपीवी है, जिसमें हाईएस्ट ओवरऑल एनपीवी है उसको आपने कॉम्बिनेशन को चूज कर लेना है, खत्म हो गया। अच्छा, अगर आपको प्रॉब्लम में सब्सिडी आती है तो सब्सिडी जनरली हम लोग 3 तरह की सब्सिडी हमें देखने को मिलती है। एक किसी एरिया के डेवलपमेंट के लिए, जैसे बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, किसी एक जोन के लिए, ठीक है जी, हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर हमें है तो यहां सब्सिडी किस चीज के लिए, उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए। तो उस केस में इस सब्सिडी को आपने सिर्फ कैश आउटफ्लोज में लेना है और कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। आपने टेक एन एग्जांपल, यार मैं बैकवर्ड एरिया में प्रोजेक्ट लगा रहा हूं, उस बैकवर्ड एरिया में लेट्स से मुझे 5 करोड़ रुपए लगेंगे एंड लेट्स से गवर्नमेंट मुझे जो 1 करोड़ दे रही है उसको आउटफ्लोज में से माइनस करो, कहानी खत्म, 4 करोड़ ले लो, ठीक है जी। तो जो आपने है इसको आउटफ्लोज में लेना है, आउटफ्लोज में से माइनस करना है, खत्म हो गई बात, और कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आप किसी असेट जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, विंडमिल, कोई भी आप सोलर पैनल्स एक्सेट्रा खरीद रहे हो, उसके लिए गवर्नमेंट कहती है तुम खरीदो, हमसे पैसे ले लो। तो उस केस में अगर ऐसी सिचुएशन होती है, भाई कई कंट्रीज में ये किया जा रहा है, हमारे देश में अभी इतना नहीं हो रहा है इस चीज पे, बट स्टिल गवर्नमेंट जो है इस चीज को प्रमोट जरूर कर रही है, एडवर्टाइज जरूर कर रही है, करो करो करो, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट अगर इसमें सब्सिडी देना शुरू कर दे तो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, बिजनेस एंटिटी को कोई असेट लेने के लिए, भाई पॉल्यूशन बचाओ, पॉल्यूशन बचाओ, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट खरीदो, तुम खरीदो, हमसे थोड़ी सी सब्सिडी ले लो, तो उस केस में 2 इंप्लीकेशन होगी। एक तो आप इसको कैश आउटफ्लोज में से माइनस कर दोगे, इवन आप कैश इनफ्लोज में भी ऐड कर सकते हो, बट हम जनरली कैश आउटफ्लोज में से माइनस करते हैं। पहली बात कि भाई लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम एक असेट खरीदने वाले हैं 2 करोड़ का, उसमें से 50 लाख सब्सिडी मिलेगी तो 1.5 करोड़ रुपए कैश आउटफ्लोज में ले लिया, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है, ये जो डेप्रिसिएशन है इस पे अब 1.5 करोड़ पे मिलेगा। गवर्नमेंट जो है, भाई सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए आप लोगों ने पढ़ा, ये असेट के लिए है, ये एरिया के डेवलपमेंट के लिए नहीं है, असेट के लिए। यार तू ये 2 करोड़ का असेट खरीद, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, विंडमिल, सोलर पैनल्स, तू 2 करोड़ के खरीद, मेरे से 50 लाख ले ले। तो अल्टीमेटली हेलो, तुम्हें तो कॉस्ट सिर्फ 1.5 करोड़ पड़ी, तो डेप्रिसिएशन तुम्हें 2 करोड़ का क्यों दे हैं, इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए। तो इनकम टैक्स में, इवन इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, इवन अकाउंटिंग साइड्स में, अकाउंटिंग में भी जो है सब्सिडी गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है, तो अगर किसी एसेट को खरीदने के लिए मिलती है तो उस केस में हम उसको सब्सिडी को माइनस कर देते हैं उस एसेट की वैल्यू में से, ताकि उस हिसाब से फिर हम जो है उस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। देन कम्स एक्सपोर्ट सब्सिडी, हम इस एक्सपोर्ट सब्सिडी को ऐड करेंगे सेल्स रेवेन्यू में डिटरमाइन करने के लिए सीएफएटी। एक्सपोर्ट सब्सिडी जो है माइंड यू इज अ टैक्सेबल इनकम। वंस अगेन ऐड एक्सपोर्ट सब्सिडी into the sales revenue to determine CFAT as export subsidy जो है वो आपकी टैक्सेबल इनकम है। नेक्स्ट, फिर बारी आती है गाइस रिप्लेसमेंट डिसीजन। रिप्लेसमेंट डिसीजन को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं? रिप्लेसमेंट डिसीजन देखो, अगर हमारे ओल्ड असेट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ of new asset, अगर ओल्ड असेट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ ऑफ न्यू असेट, तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं रिप्लेसमेंट डिसीजन में? हम कहते हैं अगर पुराने असेट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ और नए असेट की यूजफुल लाइफ बराबर है तो आप इंक्रीमेंटल एनालिसिस करो, इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोज लो, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज लो। मैं फिर से बोल दूं, लेट्स से पुराना असेट जो अभी 5 साल और चल सकता है और नया असेट खरीदेंगे, हम सोच रहे हैं उसको 5 साल ही चलाएंगे, तो इंक्रीमेंटल एनालिसिस करो। अगर आपके लेट्स से पुराने वाले असेट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 3 साल है, नए वाले असेट की रिमेनिंग जो भी है यूजफुल लाइफ टोटल 8 साल है, इसमें इंक्रीमेंटल एनालिसिस मत करना, इसका अलग कैलकुलेशन करना, इसका अलग एनपीवी निकालना, इसका अलग एनपीवी निकालना और इक्विवेलेंट एनुअल कर लेना, या इसका अलग पीवीसीओ निकालना, इसका अलग पीवीसीओ निकालना और इक्विवेलेंट एनुअल करना, उसके बेसिस पे चूज करना। बट जनरली रिप्लेसमेंट डिसीजन में अक्सर जो है इक्वल लाइफ वाला केस देता है। तो इंक्रीमेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं? लेट्स से कॉस्ट ऑन न्यू असेट, लेट्स से हम लोग यार सोच रहे हैं एक पुरानी कार को रिप्लेस कर दें। पुरानी कार जो अगर रिप्लेस करेंगे, आज पुरानी कार को बेचेंगे तो लेट्स से 2 लाख की बिकेगी नेट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स, और नई कार लेट्स से 12 लाख की आएगी, तो 12 लाख माइनस 2 लाख हमारी नेट कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट कितनी होगी? नेट कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट हमारी होगी 10 लाख रुपए। साथ में हो सकता है भाई हमें कोई वर्किंग, ये तो मैंने कार का एग्जांपल दिया, मशीन हो सकती है, तो हो सकता है हमें कोई एडिशनल वर्किंग कैपिटल हो, लेट्स से एडिशनल वर्किंग कैपिटल 1 लाख होगा, वो मैं ऐड कर देना। अगर कोई डिक्रीज होगी वर्किंग कैपिटल की, लेट्स से एग्जांपल 2 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल कम हो रहा है तो वो माइनस कर देना। व्हाटएवर इज द केस, दिस और दिस कोई एक ही चीज होगी, या तो वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। इस द केस में ये नेट कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट आपने इसको ऐसे निकाल देना, इंक्रीमेंटल एनालिसिस। फिर इसके बाद आपने क्या करना है? इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो, सीएफएटी फ्रॉम न्यू असेट लेस सीएफएटी फ्रॉम ओल्ड असेट, सीएफएटी नए असेट का माइनस सीएफएटी ओल्ड असेट का।
भाई सिंपल सी बात है, अब आप नया मशीन ले लोगे तो उससे सीएफटी कितना आएगा भैया, आएगा हमें 15 लाख रुपए पर एनम। अच्छा पुराने वाले से कितना आता, 7 लाख रुपए पर एनम। अच्छा तो मतलब 7 की जगह 15 आएगा, चलो 8 लाख एडिशनल इंक्रीमेंटल सीएफटी आएगा। इंक्रीमेंटल सीएफटी को कैश इनफ्लोस में। इसी तरीके से इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू ऑफ न्यू असेट माइनस टर्मिनल वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट, जितना भी एडिशनल इंक्रीमेंटल अगर कोई है तो वो आप इसको इनफ्लोस में ले लेना, अगर कम है तो माइनस कर देना। ऐसे केस में भी इनको प्रेजेंट वैल्यू निकालना, और फिर रिप्लेसमेंट डिसीजन का अगर एनपीवी मोर देन इक्वल टू 0 है तो रिप्लेस कर दो, ठीक है। रिप्लेसमेंट डिसीजन का अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो रिप्लेस कर दो, मैंने लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे। नेगेटिव है तो पुरानी वाली चलाओ, 0 है तो मर्जी है, ठीक है जी। इफ रिजल्टेंट एनपीवी मोर देन 0 है रिप्लेस करो, लेस देन 0 है पुरानी वाली चलाओ, इज इक्वल टू 0 है रिप्लेस करना है, कंटिन्यू करना है, तुम्हारी मर्जी है। अच्छा टर्मिनल वैल्यू हमेशा हम लोग नेट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स लेना पसंद करते हैं, अनलेस की क्वेश्चन में कैपिटल गेन टैक्स इग्नोर करने को बोला हो, टैक्स ही ना हो, या कैपिटल गेन कैपिटल लॉस ही ना हो। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल राशनिंग, भाई किसी भी चीज की राशनिंग कब करते हैं, जब उसकी स्केसिटी होती है, स्केसिटी शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो तो हम लोग राशनिंग करते हैं। कैपिटल की राशनिंग तब करेंगे जब कैपिटल या फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट हमारे पास शॉर्ट सप्लाई में है। तो कैपिटल राशनिंग का फंडामेंटल क्या है, वी हैव मोर देन वन फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन एंड वी हैव लिमिटेड कैश अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड वी हैव टू डिसाइड which project to accept or reject as the case may be. Once again, कैपिटल की राशनिंग हम कब करते हैं, कैपिटल की राशनिंग हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन है, और उन एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन को हम लोग क्या करेंगे, इन एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन को हम लोगों को चूज करना है कि भैया मेरे पास सारे इंडिपेंडेंट है, सारे अच्छे हैं, मैं क्या करूं, मैं किस किस को चूज करूं, तो किसको चूज करूं, कैसे चूज करूं, ये भी है वो भी है, ये भी कैसे कैसे चूज करें। तो सिंपल सी बात है, उस केस में यार पैसे की कमी है, मैं तो सारे वाइबल प्रोजेक्ट्स को चूज कर लूं अगर मेरे पास पैसे हो तो, लेकिन क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पास स्कैर्सिटी ऑफ फंड्स है, मैं क्या करूं, मैं उस केस में राशनिंग करूंगा। राशनिंग करते हैं तो कैपिटल राशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल या ऑप्टिमल प्रोजेक्ट मिक्स इन केस देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ फंड्स and there are more than one financially viable projects under consideration and we have to decide whether to accept the project under consideration right now, accept reject अभी decide करना है, ठीक है जी। तो इनमें से कोई प्रोजेक्ट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए, मतलब इनमें से सारे के सारे प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होने चाहिए। अगर सारे के सारे इफ ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो जिसका हाईएस्ट एनपीवी चूज कर लो, कहानी खत्म। पर अगर सारे के सारे आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो कौन सा प्रोजेक्ट मिक्स चूज करें, उसके लिए हम लोग सबसे पहले पुरानी टेक्निक है पीआई टेक्निक। पीआई टेक्निक को इसीलिए डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ मोस्ट डिजायरेबल प्रोजेक्ट मिक्स। लेकिन पीआई टेक्निक लगाने के लिए आप मोस्ट डिजायरेबल प्रोजेक्ट मिक्स निकालने के लिए कुछ कंडीशंस है, इसकी 3 कंडीशन है। एक तो सारे के सारे कैश आउटफ्लोज, ऑल कैश आउटफ्लोज सिर्फ 0 पीरियड पे होने चाहिए, पहली कंडीशन। भैया जितने प्रोजेक्ट्स हैं सबके आउटफ्लो अभी लगेंगे। दूसरा, कोई भी प्रोजेक्ट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए, नन शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड ऑल प्रोजेक्ट जो है डिविजिबल होने चाहिए, फ्रैक्शनल प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट हो जाए। तो पीआई के हिसाब से रैंकिंग करो हाईएस्ट टू लोएस्ट, और जो भी वाइबल प्रोजेक्ट्स हैं पीआई मोर देन इक्वल टू 1 उनको हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंकिंग करके, लेस देन 1 वालों को तो मना कर देना, और उसके हिसाब से आप पैसे लगा दो। सिंपल सी बात, फ्रैक्शनल है फ्रैक्शनल एंड में लगा देना। तो आपने फंड्स की एलोकेशन कर देनी है इन अकॉर्डेंस विद जो आपने रैंकिंग निकाली है, जो वाइबल प्रोजेक्ट्स है दैट इज इनका पीआई मोर देन इक्वल टू 1 है। अच्छा अगर लेट्स से इनमें से एक कंडीशन फेल हो जाए, कौन सी, ऑल कैश आउटफ्लो 0 पीरियड पे नहीं बाद में भी है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। लेकिन ये 2 कंडीशन अभी भी चल रही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में कोई नहीं है, इनमें से कोई प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मोर देन 1 प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे पास सारे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, और अल्टीमेटली ये इनफाइनाइटली डिविजिबल प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो कहता है यार अब बता यार, आउटफ्लो 0 पीरियड पे भी लग रहे हैं बाद में भी लग रहे हैं, तो एनपीवीआई टेक्निक लगती है। ये कहते हैं यार अगर आउटफ्लो बाद में भी कोई टेंशन नहीं है, इसमें भी एनपीवीआई लग सकती है, बाद में आई थी ये टेक्निक, एनपीवी डिवाइड बाय इनिशियल आउटफ्लोज। तो इसने कहा चलो ये 2 कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए, नन ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऑल प्रोजेक्ट शुड बी इनफाइनाइटली डिविजिबल। लेकिन उन्होंने पहली कंडीशन क्या कही, चलो आउटफ्लोज 0 पीरियड के बाद में भी हो, लेकिन स्कैर्सिटी सिर्फ आज होनी चाहिए। तो हमने कहा फंड्स को स्कैर्सिटी सिर्फ टुडे ओनली, और ये दोनों तो सेम है, नन ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऑल प्रोजेक्ट शुड बी इनफाइनाइटली डिविजिबल। तो अब आपने क्या करना है, आपने एनपीवीआई के हिसाब से रैंकिंग करनी है, मोस्ट डिजायरेबल प्रोजेक्ट मिक्स उस हिसाब से निकालना है। आपने हाईएस्ट टू लोएस्ट करके एलोकेशन ऑफ फंड्स उस कार्ड्स में जिस हिसाब से आपने एलोकेशन करी है उसके हिसाब से आपने चूज कर लेनी है। लेकिन लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई प्रोजेक्ट्स अगर बीच में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या कोई भी प्रोजेक्ट जो है डिविजिबल नहीं है, इनडिविजिबल है, तो उस केस में आप क्या करेंगे।
उस केस में आपके ये दोनों टेक्निक्स फेल हो जाएंगी। इफ एनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इफ एनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल नहीं है, इनफाइनाइटली डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है, कहने का मतलब दे आर इनडिविजिबल, या कोई भी प्रोजेक्ट बीच में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो यार उस केस में ये दोनों टेक्निक्स फेल हो जाती हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल राशनिंग के लिए ट्रायल एंड एरर अप्रोच लगाते हैं, कॉम्बिनेशंस बना बना के देखेंगे, प्रोजेक्ट मिक्स बना बना के देखेंगे, वो प्रोजेक्ट मिक्स जो कि हमें हाईएस्ट ओवरऑल एनपीवी देगा, वो मोस्ट डिजायरेबल प्रोजेक्ट मिक्स है, उसको चूज कर लो, खत्म हो गई बात। नेक्स्ट गाइस, एनपीवी और आईआरआर जो है आपको कई सवालों में, प्रैक्टिकल सवालों में निकालने को बोल सकता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल में, और ऐसा हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट का एनपीवी ज्यादा है, दूसरे प्रोजेक्ट का आईआरआर ज्यादा है, तो देयर में भी कॉन्ट्राडिक्टरी इंडिकेशंस कि भैया एक प्रोजेक्ट का एनपीवी ज्यादा है, दूसरे का आईआरआर ज्यादा है। ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि भाई एक प्रोजेक्ट का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यार एक का एनपीवी ज्यादा आ रहा है, दूसरे का आईआरआर ज्यादा आ रहा है, कैसे चूज करूं, कौन सा चूज करना है? तो पहली चीज तो कैसे चूज करूं से पहले सवाल ये उठता है, ऐसा होता क्यों है कि एक का एनपीवी ज्यादा, दूसरे का आईआरआर ज्यादा? तो इसकी 4 कंडीशंस बोली गई हैं। भाई अगर आपके प्रोजेक्ट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिफरेंट करती है, तो अक्सर ऐसा होता है जिसकी लाइफ ज्यादा होती है उसका अक्सर एनपीवी ज्यादा होने की उम्मीद होती है। दूसरा, जिसकी कम है उसका आईआरआर ज्यादा हो सकता है। फिर साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफर करती है, एक में 1 करोड़ रुपए लगा रहे हो, एक में 1 लाख रुपए लगा रहे हो। 1 लाख लगा के यहां पर 2 लाख कमा रहे हो, 100% आईआरआर एक साल में ही, और यहां 1 करोड़ लगा के 1.5 करोड़ कमा रहे हो, 50% आईआरआर। लेकिन एनपीवी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे अगर डिस्काउंट करते हो तो दूसरे वाले का, करोड़ वाले का ज्यादा आता है। सिंपल सी बात है, तो इन्वेस्टमेंट डिफर कर रही है। फिर कैश फ्लोज का पैटर्न डिफर कर रही है, तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, 1-1 साल लाइफ है भाई, एक के कैश फ्लोज शुरू में कम, फिर ज्यादा 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 बहुत ज्यादा, और दूसरे के शुरुआत में बहुत ज्यादा, फिर चिल्लड़ चिल्लड़ पिल्लड़ पिल्लड़ चिंदी, ऐसे करके हैं। तो उस केस में जिसके शुरुआत में ज्यादा, उसका आईआरआर ज्यादा होने की उम्मीद है, ठीक है जी। जिसके शुरुआत में कैश इनफ्लो ज्यादा होते हैं उसका आईआरआर ज्यादा होने की उम्मीद है, एंड सो ऑन। फिर डिफरेंट री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन, मैंने आपको बोला यार, आप कभी भी व्हेनेवर वी डिस्काउंट आवर कैश फ्लोज एट एनी डिस्काउंट रेट, देयर इज एन इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड अजम्पशन दैट द इंटरमीडिएट कैश फ्लोज विल be reinvested at that very discount rate at which we are discounting the cash flows. मेन क्लास में मैं इसको बहुत डीपली समझाता हूँ, मैं एक बार अभी क्विकली जल्दी से इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। गाइस मैं क्या कह रहा हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं अगर 1 डिवाइड बाय 1.10 से डिस्काउंट कर रहा हूँ एक साल के बाद के कैश फ्लोज को, लेट्स से एक साल बाद हमें 50,000 रुपये आना है, 55,000 आना है, ऐसे कह दो 55,000 रुपीज आना है, ठीक है। प्रोजेक्ट की लाइफ 3 साल है, ये फर्स्ट ईयर के एंड पे आना है, तो हमने 55,000 इंटू 1.1 किया, ये मेरा 50,000 आ गया, 50,000। अब अगर मैं 10% पे डिस्काउंट कर रहा हूँ, अगर मेरी 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये तो नहीं मानूंगा कि ये जो 55,000 मेरे पास एक साल बाद आया मैं उसको तिजोरी में बंद करके रख लूंगा, मैं तो उसको री इन्वेस्ट करूंगा। तो मैं इसको री इन्वेस्ट करूंगा किस पे, 10% पे, तो मीन्स ये 50,500 का 55,000 का 60,500 हो जाएगा, और फिर 60,000 मैं आपके सामने 55,000 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 60,500, और फिर 66,550 आ जाएगा ये। तो ये आपके कैश फ्लोज जो हैं ऐसे बढ़ते जाएंगे, बढ़ रहे हैं एज द केस में भी, ठीक है। 50,000, 55,000 से 60,500, 66,550, ये बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट, अब इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस केस में माय डियर्स, इस केस में हम लोग ऐसी सिचुएशन कहते हैं, 66,550 अगर आ रहे हैं हमारे कैश इनफ्लोज, तो उस केस में हम लोग ये कहते हैं, अगर मैं इसको भी अगर फिर से 66,550 को अगर मैं थर्ड ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर इफ आई टेक थर्ड ईयर का पीवी फैक्टर 1 डिवाइड बाय 1.1, 1 2 3, और इससे मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसकी कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो भी 50,000 ही आएगी, ये 50,000 आ गई, ठीक है जी। दिस इनटू पीवी फैक्टर ऑफ थर्ड ईयर। तो कहने का मतलब क्या है, जो आप अगर डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज करते हो, जिस रेट से डिस्काउंटिंग कर रहे हो, मानते हो उसी रेट से री इन्वेस्ट हो रहा है। तो एनपीवी निकालते समय आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंटिंग करते हो, आईआरआर निकालते समय आप आईआरआर से डिस्काउंटिंग करते हो। इसका मतलब आईआरआर तो हर प्रोजेक्ट का अलग होता है, तो इसका मतलब हर प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज का रीइन्वेस्टमेंट रेट अलग होगा, जो कि गलत है, और हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है कि हम अलग अलग रेट पर रीइन्वेस्ट करें। मेरे लिए रियलिस्टिक रीइन्वेस्टमेंट रेट क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मुझे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलेगा, मैं तो रीइन्वेस्ट कर दूंगा। आईआरआर अगर 15, 20, 25% है और मुझे अगर रीइन्वेस्ट नहीं कर पा रहा उस रेट पे, मुझे तो 10% भी मिलेगा, मैं तो रीइन्वेस्ट कर दूंगा। एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम कि डिफरेंट रीइन्वेस्टमेंट असम्पशन होता है। जब आप एनपीवी निकालते हो तो इंटरमीडिएट कैश फ्लोज मान के चलते हो कि वो इन्वेस्ट होंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। जब आईआरआर निकालते हो तो आप अज्यूम करते हो कि वो रीइन्वेस्टमेंट होंगे एट आईआरआर, ठीक है जी। जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो तो आप मान के चलते हो कि जब आप एनपीवी निकालते हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे रीइन्वेस्टमेंट करते हो, आईआरआर निकालते हो तो आईआरआर पे रीइन्वेस्टमेंट करते हो। तो इस केस में इनकंसिस्टेंसी है,
इस इनकंसिस्टेंसी में हम क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं जिस प्रोजेक्ट का ज्यादा एनपीवी है उसको प्रेफर करना है। वंस अगेन, अगर इनकंसिस्टेंसी हो, एक प्रोजेक्ट का एनपीवी ज्यादा है, दूसरे का आईआरआर ज्यादा है, एक का एनपीवी ज्यादा है, दूसरे का आईआरआर ज्यादा है, तो हमने कौन सा चूज करना है, जिसका हायर एनपीवी है, लार्जर एनपीवी है। ठीक है जी, हमने वो चूज करना है जिसका ज्यादा एनपीवी है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है यार, हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल सही रीइन्वेस्टमेंट रेट है, आईआरआर नहीं है। और आईआरआर एक परसेंटेज है। सोचो, एक प्रोजेक्ट का आईआरआर है भाई साहब 100%, दूसरे का प्रोजेक्ट है का 50%। ठीक है जी, ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये 1 रुपए के 2 रुपए दे रहा है, खत्म, 1 साल बाद 100% एक्स्ट्रा मिल गया। और ये 1 करोड़ के 1.5 करोड़ दे रहा है, और इसकी मैं अगर 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो एनपीवी इससे तो बहुत ऊपर है। तो यार मेरा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ कैश फ्लोज आर इंपॉर्टेंट। चिंदी चिल्लड़ मैग्नीट्यूड ऑफ कैश फ्लोज देखो, परसेंटेज नहीं देखनी सिर्फ। तो मल्टीपल आईआरआर भी आ सकते हैं, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज जिसके शुरुआत में आउटफ्लो फिर इनफ्लो फिर आउटफ्लो है, उसमें मल्टीपल आईआरआर भी आ सकते हैं, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। ओके गाइस, नेक्स्ट एरिया, जैसे एनपीवी और आईआरआर में कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स आ सकते हैं, इस तरीके से एनपीवी और पीआई में कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स आ सकते हैं। हम कहते हैं ऐसा हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट का एनपीवी ज्यादा, दूसरे का पीआई ज्यादा, बिल्कुल पॉसिबल है। वैसे एक बात फैक्ट है कि एनपीवी पॉजिटिव होगा तो पीआई मोर देन 1 होगा, लेकिन ऐसा सिचुएशन हो सकता है पीआई मोर देन 1 है, एनपीवी पॉजिटिव है, लेकिन एक का एनपीवी ज्यादा है, दूसरे का पीआई ज्यादा है। सिंपल एग्जांपल देता हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, पीवीसीआई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पीआई कैसे निकलता है, पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ। लेट्स से ये है 15 लाख अपॉन 10 लाख 1.5, और एनपीवी निकालता हूं तो यह 0.5 लाख। दूसरे का पीआई इज इक्वल टू लेट्स से 140 लाख अपॉन 100 लाख 1.4, लेकिन एनपीवी कितना है 140 माइनस 100 40 लाख, तो इसका एनपीवी ज्यादा है, उसका पीआई ज्यादा है। मे बी पॉसिबल, बिल्कुल हो सकता है, इन्वेस्टमेंट डिफर करेगी तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो एक का एनपीवी ज्यादा है, दूसरे का पीआई ज्यादा है, कौन सा चूज करना है यार, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। ऐसे कोई एक बंदा कहता है ओए मेरे को 1 रुपया दो, मैं तुम्हें 2 रुपए देता हूं अभी, बाकी धंधे मत करो, पीआई 2 लेकिन एनपीवी 1, 1 रुपया, यहां 40 लाख रुपए, हम कहेंगे हट बे। तो हम क्या कहते हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि भाई दो प्रपोजल है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल है, उनमें से हमें एक चुनना है, एक का एनपीवी ज्यादा आ रहा है, ठीक है, एनपीवी हायर है, दूसरा जो है दूसरे का पीआई ज्यादा आ रहा है। तो अब इस केस में हमको कौन सा चूज करना है, हमें प्रेफर करना है जिसका हायर एनपीवी है, क्योंकि हमें हायर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, हायर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की ऑब्जेक्टिव है। एनपीवी जो है हमारे लिए एब्सोल्यूट वैल्यू है, या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का फंडामेंटल ये है कि भैया हायर वेल्थ मींस हायर एनपीवी। पीआई तो सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग रेशियो के लिए, कैपिटल राशनिंग के लिए चलता है, अदरवाइज देन दैट पीआई इज नॉट गुड, इट इज गुड फॉर बेटर इवैल्यूएशन, रैंकिंग करने के लिए, वहां पर भी अल्टीमेटली हम एनपीवी ही मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एनपीवी वर्सेस पीआई अगर आपस में क्लैश हो, ठीक है, और राशनिंग की सिचुएशन नहीं है, जिसका हायर एनपीवी है वो चुन लेना। अगर राशनिंग की सिचुएशन है, पीआई के हिसाब से रैंकिंग करके, अगर वो कंडीशन सारी फुलफिल होती हैं, तो जिसका पीआई ज्यादा है उसको रैंक 1 2 करके, उस हिसाब से अल्टीमेटली हम करना क्या चाह रहे हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ एनपीवी करना चाह रहे हैं, उस रैंकिंग के हिसाब से हमारा हाईएस्ट एनपीवी का ही कॉम्बिनेशन आएगा। अब बढ़ते हैं आगे। Guys, application of block of asset concept in DCF evaluation. Now this is the last fundamental. Block of asset concept अगर कहीं आपको आता है तो आपको ये ध्यान रखना है, there are other assets in the block of asset या there are no other assets in the block of asset. If there are other assets in the block of asset तो आपने क्या करना है यार, बाकी assets भी हैं, आप डेप्रिशिएशन नॉर्मल चार्ज करो लास्ट ईयर में। नॉर्मल कैसे, लेट्स से डब्ल्यूडीवी लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर के एंड में लेट्स से 10 लाख रुपए का डब्ल्यूडीवी है, और स्क्रैप वैल्यू हम सोच रहे हैं इसको 2 लाख का बेच देंगे, चलो 8 लाख पे डेप्रिशिएशन चार्ज कर दो, खत्म। 8 लाख पे डेप्रिशिएशन चार्ज करो, जो रेट है 10% 20% जो भी व्हाटएवर रेट है चार्ज करो, कोई कैपिटल गेन कैपिटल लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक डज नॉट सीज टू एग्जिस्ट, बाकी ब्लॉक की वैल्यू है ना। तो सेल प्रोसीड जो है अगर पूरी ब्लॉक की वैल्यू से एक्सीड हो जाए, दैट इज हाईली अनलाइकली कि आपको ऐसा देगा, तो इसके नो चांस है, ठीक है जी। एग्जाम में पूरे ब्लॉक की वैल्यू से एक्सीड हो गया, दिस इज लीस्ट नेग्लिजिबल चांस कि आपको ऐसा सिचुएशन देगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, नो कैपिटल गेन लॉस, जनरली ये सिचुएशन होती है। इफ देयर आर नो अदर एसेट्स इन द ब्लॉक ऑफ एसेट, तो यार लास्ट ईयर में डेप्रिशिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है,
मत करो, क्योंकि ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट, ब्लॉक विल सीज टू एग्जिस्ट, आपने सेक्शन 50 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पढ़ा हो। तो इस केस में कैपिटल गेन या लॉस जो है पूरा का पूरा सेल प्रोसीड्स को आप डब्ल्यूडीवी से कंपेयर कर देना, सेल प्रोसीड्स माइनस डब्ल्यूडीवी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब जैसे यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 लाख की सेल प्रोसीड्स है और डब्ल्यूडीवी जो है हमारी कितनी है लास्ट ईयर के बिगिनिंग में, 10 लाख रुपए है। चलो जी 8 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, दिस इज इट। तो लास्ट ईयर में जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अच्छा कोई कहते हैं नहीं सर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कर लो यार, लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है कर लो, मुझे क्या दिक्कत है। आप क्या करो, इस 8 लाख पे लेट्स से 10% डेप्रिसिएशन है, 0.8 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, ये डेप्रिसिएशन हो गया, इस पे टैक्स सेविंग हो जाएगी। दूसरा नंबर, अब 2 लाख में बेच रहे हो 9.2 लाख का असेट, दैट इज 7.2 लाख का कैपिटल लॉस हो गया। अल्टीमेटली बात तो वही है ना, आप यहां 7.2 लाख पे कैपिटल लॉस पे टैक्स सेविंग कर रहे हो और डेप्रिसिएशन 0.8 लाख पे टैक्स सेविंग कर रहे हो, बेसिकली तो आप 8 लाख पे टैक्स सेविंग कर रहे हो ना, बात वही है। यू आर सेविंग्स आइदर ऑन 8 लाख, भाई डेप्रिसिएशन का टैक्स रेट नॉर्मल टैक्स सेविंग नॉर्मल टैक्स रेट होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैपिटल लॉस का भी नॉर्मल टैक्स रेट होता है। तो उस हिसाब से आप चाहो तो लास्ट ईयर में आप सेल प्रोसीड्स लेस डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट के बेसिस पे फिर आप कैपिटल गेन कैपिटल लॉस निकाल सकते हो। ये दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हो इफ देयर आर नो अदर असेट्स इन द ब्लॉक ऑफ असेट। नाउ वैसे तो ये खत्म हो गया है, ठीक है, दिस इज द सेम थिंग, बट इसके साथ में मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। अगर रिप्लेसमेंट प्रपोजल होता है, इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट डिसीजन, याद रखिएगा रिप्लेसमेंट डिसीजन में कुछ और पॉइंट भी आपको कंसिडरेशन में रखने हैं, एडिशनल पॉइंट्स क्या रखने हैं। नंबर 1, जिस टाइम पे जीरो पीरियड पे आप असेट बेचोगे, पुराना असेट बेचोगे, तो उस टाइम पे कोई कैपिटल गेन कैपिटल लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नया असेट सेम ब्लॉक में ऐड हो रहा है। तो उस केस में ब्लॉक ऑफ असेट में कोई और असेट है या नहीं है, देयर आर अदर असेट्स और नो नॉट इन द ब्लॉक ऑफ असेट, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। ये जरूरी है, नो कैपिटल गेन लॉस और कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल लॉस का टैक्स सेविंग, कैपिटल गेन का टैक्स लायबिलिटी, नो एट जीरो पीरियड। दूसरा नंबर, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो आप, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो कैसे, कॉस्ट ऑफ न्यू असेट लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट, इस पे कॉस्ट ऑफ न्यू असेट लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन करके आप इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट कर सकते हो। वंस अगेन, कॉस्ट ऑफ न्यू असेट लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन करके आपने अगर निकालना है तो यू कैन कैलकुलेट द टैक्स, ठीक है जी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग ऐसे करके, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का कैसे होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से ओल्ड असेट की डब्ल्यूडीवी है 2 लाख रुपए, नया असेट लेट्स से एन एग्जांपल आ रहा है 10 लाख का। तो अगर ब्लॉक ऑफ असेट होता है तो हम क्या करते हैं, डब्ल्यूडीवी ऑफ ओल्ड दैट इज 2 लाख रुपए, एड कॉस्ट ऑफ न्यू लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड, लेट्स से ओल्ड की स्क्रैप वैल्यू होगी 1 लाख रुपए। तो अगर मैंने रिप्लेस किया तो मैं 11 लाख पे डेप्रिसिएशन लूंगा। याद है ना इनकम टैक्स में क्या होता है, डब्ल्यूडीवी एज ऑन April 1 एट कॉस्ट ऑफ न्यू लेस स्क्रैप वैल्यू, तो 11 लाख पे डेप्रिसिएशन लूंगा। यहां पर अगर मैं पुराना असेट चलाता रहूंगा तो 2 लाख पे डेप्रिसिएशन लूंगा। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितने पे हो जाएगा, इंक्रीमेंटल होगा 9 लाख पे। तो व्हाई आर वी वेस्टिंग टाइम बाय टेकिंग दीज, हम सीधा कॉस्ट ऑफ न्यू असेट लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट, आप देख सकते हो कॉस्ट ऑफ न्यू असेट 10 लाख लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट 1 लाख, इस पे सीधा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन लगा दो, कहानी खत्म हो गई, एंड दैट फिनिशेस ऑफ द डिस्कशन। ये आपकी पॉकेट बुक में नहीं दिया हुआ है तो आप इसको क्लिक पिक कर लेना। 5 सेकेंड्स रुक रहे हैं, मैं साइन ऑफ करता हूं। आई होप यू आर फाइंडिंग दिस चैप्टर एंड दिस सब्जेक्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग। लास्ट 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1. Take care. God bless you all.